देवतुल्य आइयो, माई शक्ति। आज का अध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 771। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर प्रहलाद चावला साहब आए हैं। और इससे पूर्व आपने जो है डायबिटीज पे अपना उद्बोधन दिया था। और सबसे बड़ी ब्यूटी ये रही कि डॉक्टर साहब प्रहलाद चावला साहब की हमारी जो अरविंद शर्मा फोरम है उस पर मैक्सिमम लाइकिंग इनकी है, मतलब यानी कि जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट केस के तो डॉक्टर साहब की 1000 करीब बता रहे हैं डॉक्टर साहब पहुंच चुकी है। इसका मतलब कि लोगों को कोई चीज़ अच्छी लगती है तभी उस चीज़ को पूरा कंप्लीट देखता है और जानता है। और सबसे बड़ी बात हमने देखी जो लास्ट टाइम नर्स आपने देखा, वो कि डॉक्टर साहब जो सवालों का जवाब देते हैं वो बड़े यूनिक तरीके से देते हैं, मतलब बड़े सिंपल, बड़े सरल। और बल्कि कहीं ना कहीं दिल को छू जाते हैं। जैसे इनकी यूट्यूब में एक दिन आया था कि जो हम लोग डायबिटीज में जो हम स्ट्रिप यूज करते हैं उसकी भी डॉक्टर साहब ने बताया था कि कहीं ना कहीं उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है। तो हमको जानकारी नहीं होती थी, हम तो एक बार लेके बैठ गया था, जब यूज करते रहते थे, जब देख लिया चेक कर लिया तो बोले इसमें आपको परफेक्ट नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह की चीजें जो छोटी छोटी चीजें होती है जो हमको जानकारी में नहीं मिलती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और आज डॉक्टर साहब ने जो स्पेशल लिया है वो लिया है ओनली ब्लड प्रेशर। बाकी सब चीजें तो एक्सपर्ट हैं, पर आज जो ब्लड प्रेशर पे लिया है, और ब्लड प्रेशर के अंदर कई बार डॉक्टर साहब ये देखा गया है कि व्यक्ति किसी और पैथी पे जाने के बाद, जैसे सपोज जो होम्योपैथी या आयुर्वेदिक चला जाता है, तो वो कुछ लापरवाह या बेपरवाह हो जाता है, फिर वो मेडिसिन छोड़ देता है। फिर कहीं ना कहीं वो बड़ा डैमेज करता है मतलब चीज को। तो ये भी एक क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट कि क्या वास्तव में हमें इस तरह से लापरवाह या बेपरवाह होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इतना ज्यादा शॉकिंग होता है कि वो हर वक्त तो चेक नहीं कर सकता कि मुझे कितना बीपी है, कैसे है। कुछ जगह वो सिम्टम्स भी नहीं आते हैं, क्या ज्यादा समय ना लेते। मैं आदरणीय एनके नैप साहब के पास भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मेरे पास भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो आदरणीय नैप साहब से निवेदन करता हूँ, पहले थोड़ा डॉक्टर साहब क्वेश्चन दो सब कहें, आदरणीय एनके नैप साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री रवि शर्मा साहब। आज हम स्वागत कर रहे हैं अपने स्वाध्याय और चिंतन के इस 771वें सोपान में डॉक्टर प्रहलाद चावला साहब का। मुझे याद है कि डॉक्टर साहब 22 सितंबर को आए थे, तब हम लोग को 551वां सोपान था। और उस दिन हम लोग डायबिटीज और बीपी दोनों के विषय में ही बात करने के लिए बैठे थे, लेकिन डायबिटीज के ऊपर हम लोग की लगभग 1 घंटा 23 मिनट की टॉक हो गई थी। ये हुआ था कि हम लोग 1 डेढ़ महीने बाद फिर मिलेंगे और तब हम लोग बीपी पे बात करेंगे। शायद वक्त जैसा चल रहा था, वक्त हम लोग से ज्यादा तेज चला और हम लोग 13 महीने बाद फिर वापस आए। मुझे ये भी याद है, उस दिन हम लोग जब बात कर रहे थे तो मैंने कहा था डॉक्टर साहब कल से नवरात्र शुरू है। और आज 1 साल बाद वही नवरात्र आज है और कल आखिरी नवरात्र है। पिछली बार नवरात्र शुरू होने थे, इस बार नवरात्र कल से समाप्त होने एक बड़ा अच्छा सा सहयोग है कि हम लोग नवरात्र के आसपास ही बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब निष्काम डायबिटीज केयर एंड रिसर्च सेंटर चलाते हैं गाजियाबाद में। इनका अपना यूट्यूब भी है और वेबसाइट भी है। यूट्यूब पे इनके वीडियोस पड़े हुए हैं, इनके काफी मोर देन 168 सब्सक्राइबर्स है रादर आज की तारीख में। और इन्होंने अपने वीडियोस डाले हुए हैं जहाँ पे विभिन्न टॉक्स किए हैं इन्होंने डायबिटीज के ऊपर, बीपी के ऊपर, या कहीं गए हैं उसके ऊपर। उसके अलावा डॉक्टर साहब एक किताब है ब्लड प्रेशर के ऊपर, ब्लड प्रेशर शंकाएं, भ्रांतियां एवं समाधान। वो डॉक्टर साहब की क्लिनिक पे अवेलेबल है और डॉक्टर साहब की तरफ से ओपन ऑफर है कि जो भी क्लिनिक में आए वो वो किताब को ले सकता है और उसको पढ़कर अपनी बेसिक जानकारियां ब्लड प्रेशर के बारे में प्राप्त कर सकता है। तो मैंने आज निवेदन भी किया है अरविंद शर्मा साहब से कि अगर वो उसका हम लोग को डिजिटल फॉर्म मिल जाए तो जो बाहर के लोग हैं उनको भी उपलब्ध हो जाएगा, नहीं तो फिर इनसे एक हार्ड कॉपी लेके या फिजिकल कॉपी लेके हम सब लोग को भिजवाएं, जितने भी हम लोग जूम मीटिंग के सदस्य हैं। आज हम लोग ब्लड प्रेशर, जो पिछली बार का हम लोग का सब्जेक्ट छूट गया था, सब उसके बारे में हम लोग शुरुआत करेंगे। और पिछली बार की एक बहुत अच्छी बात थी जो मुझे याद है डॉक्टर साहब की, इस भ्रांतियां, जैसे आपने किताब है ना कि शंकाएं, भ्रांतियां, समाधान। बीमारी होती है, बीमारी से ज्यादा हमें बीमारी का डर होता है, तो वो हमको खा जाता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ऐसे लास्ट टाइम बात करते करते आपने हमको एक चीज बताई थी जिसके लिए मैंने आपका बहुत थैंकफुल भी था आपका, कि फैटी लिवर कैन बी रिवर्सिबल। जो कि हमारे को यहाँ पर जिसने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो उसने कहा था ये तो इस तरीके से जैसे मिट्टी के अंदर बालू मिल गई है, ऐसे ही तुम्हारे लिवर के अंदर जो है फैट मिल गया, अब ये रिवर्सिबल नहीं होगा। तो उसके बाद से आई रिमेड लिटिल कॉशियस अबाउट माय हेल्थ कि खाने पीने के बारे में तेल वेल ऑयल वगैरह ना करें। तो रिवर्सिबल का नाम सुन के एक नई ऊर्जा जागृत हुई, तो वो डॉक्टर साहब का एक तरीका है चीजों को करने का। तो डॉक्टर साहब आज की शुरुआत हम लोग करेंगे आपके स्वागत के साथ ही पहले प्रश्न से। ब्लड प्रेशर, प्रेशर तो होना चाहिए बॉडी में, बिना प्रेशर के ब्लड दौड़ेगा कैसे?
ब्लड प्रेशर क्या है और क्या ये कोई बीमारी है? बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम हुआ ब्लड प्रेशर क्या होता है और ये क्यों होता है? ये पहला हम लोग का सवाल है। सभी को नमस्कार। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे पुनः इस बार आपने मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने फिर एक बार आऊं और कुछ अपने विचार जो भी ब्लड प्रेशर के संबंध में जो भी मैंने अभी तक जानकारी अर्जित की है उसको मैं साझा कर सकूं। और उम्मीद है आप लोगों को कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा, मुझे तो जरूर होने वाला है, ऐसी मेरी आशा है। क्योंकि मेरे हमेशा जब भी मैं किसी क्लास लेता हूं तो यही सीखता हूं कि एक सवाल मुझे ऐसा मिलने वाला है जो मुझे अभी तक नहीं पता है, मुझे इसको पढ़ना पड़ेगा जाकर के। तो आप लोग तो सब विद्वान लोग हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा आने वाला है, मैं सोच करके चल रहा हूँ। फिर भी मैं प्रयास करूंगा अपनी जितनी मेरी योग्यता है उसके हिसाब से आपके प्रश्नों का जवाब देने का। तो जैसे कि आपने कहा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर अगर हम हिंदी में या इंग्लिश में जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि जो खून के अंदर रक्त बहता है या किसी भी पाइप में कोई पानी बहता है, तो जब वो बहते समय क्या करता है, अपनी वॉल पर प्रेशर डालता है। वो जो प्रेशर डाल रहा होता है उस वॉल पर, उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे कि जो एक अगर हम इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये कहा जाता है, इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लोइंग ब्लड ऑन लेटरल वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब ये एक हम लोग को ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ाई जाती थी जब हम लोग पढ़ते थे। तो हिंदी में मैंने उसको कोशिश किया है कि वो जो फ्लो कर रहा है तो वो एक उसने क्योंकि उसका जो उसको रोका हुआ है, उसको आगे फैलने से रोक रहा है, उसको नली में जो खून की नस है, तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है चारों तरफ वॉल पर, और उसी को हम लोग ये स्पिग्मोमेनोमीटर्स के द्वारा नापते हैं। आजकल तो डिजिटल का जमाना आ गया है क्योंकि मरकरी बैन हो गया है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक या तो डिजिटल वाले इलेक्ट्रॉनिक हैं या फिर एयर वाले हैं, वो हम लोग बीपी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। और इसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती कि लोगों को थोड़ा ये भी मिथ हो गया है कि भाई वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। वो ये बात ठीक है कि स्टैंडर्ड हम लोग उसी को मरकरी मैनोमीटर को ही मानते थे कि वो सही है। लेकिन अगर आप अपने जो डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट है उसको भी आप कैलिब्रेटेड कराते रहते हैं, क्योंकि जो अच्छी कंपनीज हैं उनके वैसे ही ऑटो कैलिब्रेटेड होते हैं। लेकिन फिर भी अगर जैसे हम लोगों को तो 6 महीने में कराना ही पड़ता है, 3 से 6 महीने में एक बार हम कराते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्लिनिक्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब हम लोग मरकरी वाले यूज नहीं करते हैं पिछले कई साल से। बस थोड़ा सा ध्यान यही रखना होता है, एक तो नापते समय आपका जो जिसका आप ब्लड प्रेशर नाप रहे होते हैं वो स्ट्रेट बैठे, जैसे चेयर पर इस तरीके से पीठ लगा करके बैठे, पैर नीचे टिके हुए होने चाहिए, हाथ इस तरीके से रखा हुआ होना चाहिए। जैसे अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके से टेबल पर रखा होना चाहिए, यहीं पे बीपी इंस्ट्रूमेंट रखा हो इसी हाइट पर। तो डाइनिंग टेबल और चेयर का इस्तेमाल करें बीपी नापते हुए, तो कोई वजह नहीं है कि बीपी ठीक नहीं आएगा। दूसरा ध्यान ये रखना चाहिए कि स्मोकिंग वगैरह ना की हुई हो आधे घंटे के अंदर में, एकदम तेजी से बाहर से आकर के ना बैठे हुए हो, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और जो एहतियात में ये भी है कि बहुत जोर से पेशाब या लेटरिन ना लगी और फिर उस समय आप चेक कर रहे हो, क्योंकि उस समय भी आपका तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो बड़ी रिलैक्स वाली स्टेज में देखना है। जब भी स्ट्रेस होगा ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमें अपने आप को पहले रिलैक्स करना है, तब हम ब्लड प्रेशर चेक करें। तभी हम इस चीज को कहेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है या छोटा है, मतलब घटा हुआ है या बढ़ा हुआ है। तो जहां तक बात आती है कि ज्यादा ब्लड प्रेशर कब कहेंगे और कम कब कहेंगे, तो ज्यादा ब्लड प्रेशर की तो डेफिनेशन है कि ये कहते हैं कि 140/90 से अगर ज्यादा हो रहा है और वो हमेशा बना रह रहा है, तो हम कहेंगे कि ये हाइपरटेंशन हो गया या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई। सिर्फ एक बार सिंगल रीडिंग ली तो नहीं बात बनेगी। जब भी अगर थोड़ा ज्यादा ब्लड प्रेशर आता है तो ये कहते हैं कि 3 रीडिंग लो उससे एक बार, 1-1 मिनट के अंतर पे, और जो ज्यादा रीडिंग्स हो दोनों उनका एवरेज अगर ले लिया जाएगा तो वो आपका एक्चुअल ब्लड प्रेशर होगा। और वो ऐसा ही हाई ब्लड प्रेशर आपका बार बार आ रहा है तो आपको निश्चित रूप से डॉक्टर से मिलना चाहिए। और अगर आवश्यक समझेंगे आपके डॉक्टर तो वो आपको दवाई शुरू करना चाहते हैं तो वो दवाई भी आपको लगातार लेनी चाहिए। और इसमें जहां तक बात आती है लो ब्लड प्रेशर की, तो लो ब्लड प्रेशर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कहा जाता है कि लोएस्ट ब्लड प्रेशर जो पेशेंट टॉलरेट कर सके वही उसके हार्ट के लिए, वही उसके गुर्दे के लिए अच्छा है। क्योंकि ज्यादा लो होने पर क्या होता है कि मरीज को चक्कर आने लग जाते हैं। तो अगर उस ब्लड प्रेशर को उतना लो रखने का कोई फायदा नहीं है कि मैंने दवाई दी, आपका ब्लड प्रेशर 140 160 था, मैंने दी और वो 130 पे ही आपको चक्कर आने लग गए या आपको
मतलब कि मैंने जरा सा भी नीचे होता है तो आपको चक्कर आने लगे, आपकी उम्र मान लो 65 साल 70 साल है और या 80 साल है, और आप उसमें कोशिश नहीं कर सकते कि आप उस ब्लड प्रेशर को जरूर आपको 120 पर लाना है। लेकिन अगर उस 70 या 80 साल के आदमी को 140 पर भी चक्कर आने शुरू हो रहे हैं तो हमें आप 150 पे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि चक्कर ला करके उसकी लाइफ को हमें डिस्कम्फर्ट नहीं करना होता। तो लेकिन एक यंग एज में जो एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर रहा है उसको कोशिश हमें करनी चाहिए कि 120-80 के आसपास अगर हम ला सके ट्रीट करके उसको, जो भी हम दवाई यूज कर रहे हैं वो ऑप्टिमम यूज करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ दवाई तो खाते हैं लेकिन बीपी अभी भी हमारा 140-150 रहता है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो वो मेडिसिन अगर यूज कर रहे हैं तो वो ऑप्टिमम यूज होना चाहिए कि जिससे आपका ब्लड प्रेशर, जो उसके होने वाले दुष्प्रभाव हैं, क्योंकि हम ब्लड प्रेशर का इलाज करते किस लिए, इसीलिए करते हैं कि हम जो उसकी वजह से जो दुष्प्रभाव शरीर पे होंगे वो ना हो। तो इसलिए कोई लो ब्लड प्रेशर कोई नहीं माना जाता है। आपको ये देखना है उस पेशेंट के लिए लो क्या है, इस पर डिसाइड करना है। अदरवाइज तो ये होता है कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये कहते हैं कि 80 से नीचे ऊपर वाला ही ब्लड प्रेशर, 80 से नीचे आ गया तो तब ये कहा जाता है कि तब आपको आईसीयू में एडमिट करने की जरूरत है, कुछ ग्लूकोज चढ़ाने की जरूरत है, या आपको हार्ट अटैक हो गया उसकी वजह से काम हो रहा है तो उसको दवाइयों के द्वारा बढ़ाने की जरूरत है। वो एक्सट्रीम सिचुएशन होती है हॉस्पिटल वाली, उसमें हमें नहीं पढ़ना है। हमें घर के पर अपने लेवल पे हम कितना कर सके वो इम्पोर्टेंट। तो ऊपर ना हो इसका हमें टेंशन लेना है। नीचे जाने पे अगर बहुत ज्यादा रह रहा है और आप चल फिर पा रहे हैं, काम कर रहे हैं, दवाई के साथ नीचे जा रहा है तो जरूर चिंता करिए, तब अपने डॉक्टर से मिलिए। दवाई नहीं खाते हैं और कुछ लो रहता है तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, ओआरएस इलेक्ट्रोल पाउडर लेंगे और उसी से वो ठीक होना लगेगा। तो एज सच आपको उसका कोई इलाज करने की जरूरत नहीं होती, कोई दवाई भी नहीं आती। आप साइकोलॉजिकली ठीक है, आप गाँव में आसपास जाएंगे, इंजेक्शन लगवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है जब तक कि उसकी वजह कोई ना हो और हम उसको ट्रीट करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, इससे मिलता जुलता एक सवाल और है कि जब हम लोग ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं तो कई बार देखा गया है कि वो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, मतलब तो लो होने पे, अभी आप जैसे कह रहे हैं तो मेडिसिन तो जैसे क्या होता है कि वो रूटीन में अपना ले रहा है, जैसे यानी कि सब तो मॉर्निंग में या नाइट में लेना तो ले रहा है, तो वो बगैर नापे ले लेता है अपना, और कई बार वो लो हो जाता है। तो यानी कि उस कंडीशन में क्या हमको ये चाहिए कि वो जो लो हो रहा है मेडिसिन, मतलब बीपी, तो क्या मेडिसिन ना ले उस दिन, मतलब लाइक। कुछ दिन नहीं, बेसिकली देखो अगर लो हो रहा है, वही मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसा हो रहा है मेडिसिन के चलते ऐसा हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और वाकई अगर मान लो जिस समय आपका लेने का टाइम है ब्लड प्रेशर की दवाई और उस समय ही आपका ब्लड प्रेशर 110 120 आ रहा है तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, हम्म। है ना। लेकिन अगर उस समय 130 140 आ रहा है, क्योंकि हम चाहते भी हैं कि नॉर्मली इतना ही रहे और इससे कम ही कम रहे, तब तो लेना है आपको। लेकिन अगर आपको फील भी हो रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो है और है भी 110, तब ऐसे में आपको ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं लेनी चाहिए। तब अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए कि भाई वो उनकी डोज कम करें या आपको सजेशन करें कि हो सकता है आपको अब आवश्यक ना हो, अपने लाइफ स्टाइल में अपना इतना परिवर्तन कर लिया, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो गया, आपने साल्ट टेक कम कर दिया, तो उसकी वजह से हो सकता है ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको अब ब्लड प्रेशर की दवाई की जरूरत ना हो, तो डॉक्टर ऐसा निर्णय ले सकते हैं। पर ऐसा इसी से सब मिलता है जुलता सवाल है कि मेरा ब्लड प्रेशर तो ठीक चल रहा है, यानी कि 120 180 है, 130 समथिंग है, पर मेरी पल्स बढ़ गई 110 115, तो क्या वो भी अलार्मिंग है? बिल्कुल। पल्स अलार्मिंग होने का मतलब यह है कि जितना हमारा हार्ट ब्लड पंप कर रहा है उस, तो वो सामर्थ्य नहीं है उसका पूरा का पूरा, वो सर्कुलेशन दे नहीं पा रहा है, इसलिए कई बार हार्ट हमारा तेजी से पंप करने लगता है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन मेंटेन करनी है, नहीं मेंटेन हो पा रही तो हार्ट को तेजी कर रही है। या फिर डायबिटीज आपको है, या स्मोकिंग करते हैं आप, ठीक है, और या कोई ऐसी दवाई होती है जो आपकी हार्ट रेट बढ़ा सकती है, आपके अंदर खून की कमी हो सकती है जिसकी वजह से हार्ट कंपनसेशन करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पा रही तो खून की कमी है, तो हार्ट बड़ी तेजी से आपका जो है ब्लड पंप करेगा कि जल्दी 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 करके, ताकि सब जगह सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिल सके। तो अगर हार्ट रेट तेज है तो हमें इसके लिए चिंता करनी चाहिए। अगर कोई कारण नहीं है तो ऐसी दवाइयां भी आती हैं ब्लड प्रेशर की जो हार्ट रेट को कम भी करती हैं और साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी कम करती हैं। डॉक्टर लैपटॉप साहब बंद एक है, तो ये, लैपटॉप बंद है आपका। हाँ सॉरी डॉक्टर साहब, ये जो ब्लड प्रेशर वाली बात आपने बताई कि 120-80 होना चाहिए एंगेज में, और बाद में अगर आपका 150 पे भी है तो भी कंफर्टेबल है। ये डिफरेंट ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? एक तो सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है, एक ऊपर का है नीचे का हम लोग सुनते हैं। हाँ हाँ एक तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दिए, ऊपर नीचे का क्या मतलब होता है? हम लोग ऊपर नीचे जानते हैं, वो उसी में सोचते हैं कि हम लोग पूरे डॉक्टर हो गए। कोई पूछता है तो ऊपर का कितने का था, नीचे कितने था, हाँ देखो बड़ा हुआ, दवाई लेना शुरू करो। तो उसको थोड़ा क्लियर करिए, नंबर वन। नंबर टू,
क्या कि डिफरेंट एजेस में या फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ये डिफर कर सकता है ब्लड प्रेशर? ये थोड़ा सा क्लियर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो ब्लड प्रेशर जो हम लोग नापते हैं ना उससे अपने मीटर्स के द्वारा, बीपी का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसमें हम लोग एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मतलब हार्ट में ना दो चीजें होती हैं, एक सिस्टोल यानी कि जब हार्ट पंप करता है उस समय कितना प्रेशर दे रहा है, और एक होता है डायस्टोल जिस समय हार्ट के अंदर ब्लड भर रहा है। ठीक है, मतलब एक बात तो हार्ट का प्रेशर से बड़ी तेजी से आ रहा है तो वो तो जी, ऊपर वाला हो गया ऊपर सिस्टोलिक, वाला बढ़ गया। है ना। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हार्ट में पहले ब्लड भरेगा, जिस समय हार्ट के अंदर ब्लड इकट्ठा कर रहा है तो उस समय भी प्रेशर तो नसों पर रहेगा लेकिन वो कम होगा। तो एक ब्लड प्रेशर ऊपर वाला यानी कि सिस्टोलिक, और एक जिस समय हार्ट फिल हो रहा है उस समय डायस्टोलिक यानी कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर। अब किसकी इंपॉर्टेंस है, सिस्टोलिक की या डायस्टोलिक की? दोनों की ही बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर ये ज्यादा है, आपका डायस्टोलिक वाला ज्यादा है, उसके कारण अलग होते हैं, आपका सिस्टोलिक वाला ज्यादा है तो उसके कारण अलग होते हैं। लेकिन अगर ये दोनों ही में से कोई एक भी ज्यादा है तो वो आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा। जैसे जो एज रिलेटेड एक मिथ होता है कि उम्र के साथ साथ तो ब्लड प्रेशर बढ़ता ही है, तो उम्र के साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण है कि जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो उतनी एक्यूरेसी से नहीं नाप पाता एज के साथ साथ, क्योंकि जो नसें होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं थोड़ी सी। तो जो जितना प्रेशर उसको लगा करके उसको करना चाहिए था वो इक्वलाइज नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से हमारा एज के साथ साथ जो ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो बढ़ता जाता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो नीचे होता जाता है। तो ये मतलब जो पल्स प्रेशर का गैप है ये उम्र के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे में हमें करना क्या होता है कि जब आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रह रहा है और वो रह ही रहा है और आप एक्टिव लाइफ लीड कर रहे हैं, आप 70 साल के हैं, 65 साल के हैं, लेकिन एक्टिव लाइफ लीड कर रहे हैं और आपका ब्लड प्रेशर 150, 160, 170 रह रहा है, तो और नीचे का भले ही आपका 70, 75 या 78 ही आ रहा है, तब भी आपको ब्लड प्रेशर की दवाई की जरूरत है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप 70 साल के भी हो गए हैं और आप बेड रिडन है, आप ज्यादातर लेटे रहते हैं दिन भर और कुछ करते नहीं है, लेटे रहते हैं, तो बड़ा बड़ा होता है ब्लड प्रेशर, जैसे ही खड़े होते हैं तो वो फिर आपका ब्लड प्रेशर एकदम से लो हो जाता है, ब्रेन सर्कुलेशन, आपको चक्कर आने लग जाते हैं। तो ऐसे में हमें निर्णय लेना पड़ता है कि भाई इस मरीज को हम ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो करने की कोशिश ना करें, नहीं तो ये जरा सा भी उठेगा चारपाई से या बेड से तो ये चक्कर खा के गिर जाएगा। लेकिन अगर आप 70, 75, 80 साल के भी हैं और एक्टिव लाइफ लीड कर रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कोशिश यही होनी चाहिए कि वो हमें मेडिसिन के द्वारा 130 के आसपास रखे, नीचे वाला 60 आता है, 65 आता है, तब भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये कहा जाता है कि 60 से नीचे ना आए तो अच्छा है, क्योंकि जो हार्ट की फीलिंग है वो 60 से नीचे पे थोड़ा सा इम्पेयर्ड हो जाती है, क्योंकि हार्ट को भी अपनी ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, हार्ट को भी चलने के लिए खून चाहिए। हार्ट सब जगह खून तो भेज रहा है लेकिन उसको भी अपनी एनर्जी चाहिए, चाहे वो जिस समय पंप कर रहा है उस समय भी चाहिए और जिस समय पंप रिलैक्स हो रहा है उस समय भी चाहिए। तो नीचे वाला ब्लड प्रेशर अगर 60 से नीचे नहीं जाता है तो थोड़ा सा जा रहा है, तो थोड़ा बहुत तो कई बार हम कुछ नहीं कर पाते चाह करके भी, क्योंकि हार्ट एडजस्ट कर लेता है उस कम ब्लड प्रेशर को भी। लेकिन हमें हमेशा चिंता करनी चाहिए एज के साथ साथ हिस्टोरिक ब्लड प्रेशर की, अगर वो बहुत ज्यादा रह रहा है तो हमें उसको थोड़ा सा कोशिश करके, क्योंकि इस तरीके की दवाइयां आती हैं जो सिर्फ ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को कम करेंगी, नीचे वाले को नहीं करेगी। तो ऐसे ही डॉक्टर, नीचे वाला ज्यादा है तो फिर हम उसके हिसाब से दवाई डॉक्टर देते हैं। जी डॉक्टर नीचे वाला जैसे डायस्टोलिक जिसे कहते हैं, दैट हाँ इज जी। डायस्टोलिक ना, हम्म। उसमें मतलब नीचे 60 का तो नीचे का होगा और ऊपर का 90 या 100 के आसपास है, तो इज इट ओके या बढ़ा हुआ है इसको? नॉट नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी ओके नहीं है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 90 से भी ऊपर रह रहा है तो आपको ट्रीट करना चाहिए। और अगर ओल्ड एज में भी दोनों ही ऊपर रह रहे हैं, हम्म। मतलब ओल्ड एज जब मैं 70, 80 साल आपको बोल रहा था उसमें नीचे वाला भी ऊपर रह रहा है, तो वो उस समय फिर दवाई की जरूरत है उस पेशेंट को, उस समय हमें 90 दवाई बाई देना 150 ठीक रहेगा? है। 90 बाई 150 ठीक है नहीं? नहीं, 90/150 अगर एक्टिव है तो नहीं ठीक है। अगर आप तब ठीक। लेटे रहते हैं, कोई काम ही नहीं करते, फिजिकली एक्टिव ही नहीं है आप, आपकी मांसपेशियां एकदम शिथिल हुई पड़ी हैं, तो ऐसे में एक बार को हम कह सकते हैं कि इसकी लाइफ अब ऐसे ही है, तो कोई बात नहीं, चल रहा है तो चलने देते हैं, क्योंकि इसको कम करेंगे तो ये चक्कर खा के गिर सकता है। लेकिन जो एक्टिव रोज एक्सरसाइज कर रहा है, रोज 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर घूम रहा है, दिन भर घूमता रहता है, तो 70 साल है 75 साल है हार्डली मैटर। लेकिन अगर जो घर में लेटे रहते हैं और कुछ करना ही नहीं, बस रिटायर लाइफ, बिल्कुल ही रिटायर्ड लाइफ का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं रहे, चाहे वो समाज के लिए चाहे अपने हेल्थ के लिए भी नहीं कर रहे कुछ। तो ऐसे दरअसल में एक वो क्वेश्चन था, अपने एडवोकेट हैं गणेश पुरोहित गणेश जी, भाई साहब ही का। इज फ्रॉम जबलपुर,
तो उन्होंने पूछा है कि सिस्टोलिक फॉर 75 इयर्स के लिए क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। तो मेरे को लगता है इसी सवाल में उनका भी सर जवाब आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। रोहित तो साहब अपने वही वीडियो खोल लीजिएगा, हो सकता है उन्होंने की प्रॉब्लम हो सकती है। रोहित साहब खोल लीजिएगा वीडियो अपनी। जी, अपना सवाल पूछ लीजिएगा रोहित साहब। हाँ। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ हम्म कि 75 प्लस एज के लिए हम्म क्या लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर सही रहेगा? मैं एक्चुअली जवाब तो बहुत देर से दे रहा था। डिपेंड करता है कि आप एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं। अगर आप अगर वर्क 4 किलोमीटर वॉक करता हूँ। बस वॉक करते हैं और एक्टिव रहते हैं, दिन में वर्किंग भी कर रहे हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर भी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें 140 से नीचे रखना चाहिए उसको, जी। सिस्टोलिक को। पल्स रेट अगर मान लीजिए 65-66 के करीब रहता है तो इज इट ऑल राइट? और बिल्कुल बिल्कुल ऑल राइट। 60 से ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। मतलब पल्स रेट ये कहता है जितना लो है उतना अच्छा है। ओके। मतलब ये देखा जाए, कछुए कछुए की पल्स रेट बहुत अच्छी होती है, उसकी लाइफ बड़ी लंबी चलती है। तो ये एक सिमली मतलब कि इतना अच्छा होता है, मतलब कि लॉन्ग लाइफ के लिए पल्स रेट का कम होना अच्छा है, जी जी। प्रोवाइडेड वो रेगुलर है। ठीक है। अगर मैं हार्ट की मेडिसिन भी ले रहा हूँ, मान लीजिए स्टार और आपका फ्लेविडॉन 35 mg वाली, हाँ जी, हाँ जी। तो ये रेगुलरली मुझे प्रिस्क्राइब की गई हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई तकलीफ मालूम नहीं होती है। लेकिन अब एक दफा मेडिसिन शुरू हो गई तो यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो तो कहते हैं कि आपको कंटिन्यू करनी चाहिए, बंद नहीं कर सकते हैं। देखो, फ्लेविडॉन आपकी ना हार्ट की नसों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। जी अगर उनको डॉक्टर को लगता है कि आपको कॉर्नरी हार्ट डिजीज है, कॉर्नरी सप्लाई यानी कि हार्ट की ब्लड सप्लाई कम है, तो जी फ्लेविडॉन टाइप की जो मेडिसिन होती है तो वो आपको एंजाइना रोकती है, आपको कई बार सांस में थोड़ा सा दिक्कत आने लगती है। एज के साथ साथ होते ही ये चेंजेस कि नसें जी। थोड़ी नैरो होती जाती हैं, एक लेवल से क्रिटिकल लेवल से ज्यादा हो जाती हैं तो हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन हल्का हल्का होने लगता है तो आपको सांस फूलना शुरू हो जाता है, या आपको छाती में कभी कभी दर्द भी हो जाता है एक्सर्शन से। तो उस समय की अवस्था में या ईसीजी देख करके डॉक्टर ने डिसाइड किया होगा कि भाई आपको ये फ्लेविडॉन या इस तरीके की मेडिसिन लेने की जरूरत है, तो वो ले लें। एंजियोग्राफी हुई थी तो एक आर्टरी में 50% ब्लॉकेट था, इसलिए उन्होंने दवाइयां शुरू की थी। तो वो बेसिकली अभी हार्ट अटैक नहीं हुआ ना 50% पे, जैसे वो नहीं होता हार्ट अटैक। तो जी हार्ट अटैक होता है 85-90 के आसपास जाकर के। तो जी इससे पहले ही उन्हें लगा कि आने वाले टाइम में आपको दिक्कत होनी है तो फ्लेविडॉन कर सकते हैं। लेकिन वो ये डिपेंड करता है, अगर डॉक्टर्स को अगर लगता है कि आप अब एक्टिव लीव कर रहे हैं, आपका अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो वो निर्णय ले सकते हैं कि बंद भी की जा सकती है। लेकिन ये डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ना चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक एक्टिव लाइफ लीड करने के लिए कोई मेडिसिन अगर लेनी भी पड़ रही है रेगुलर, तो क्या फर्क पड़ता है भाई? आप बाकी सारी चीजें भी तो खाना खा रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, तो एक ये भी चीज है। क्योंकि ओल्ड एज के साथ साथ तो प्रॉब्लम तो आती है ना, बहुत सारी चीजें वीक हो जाती है, तो उनको आपको एक स्ट्रेंथ देने की जरूरत होती है। जी जी ये बिल्कुल लेने में कोई बुराई नहीं है, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया और एक वैलिड रीजन है इसका प्रिस्क्राइब करने का, तो बिल्कुल लेनी चाहिए। जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साहब इनका भी क्वेश्चन ले लिया। अशोक कुमार शेखरी साहब का क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी। अब शेखरी साहब बैठे हुए हैं, बल्कि वो आपने देखा होगा लंबी सी दाढ़ी तो वो बोलते बहुत कम है, वो अपना ड्यूटी अमृतसर रखते के हैं। सीनियर एडवोकेट है तो सर। उनका भी एक किसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन द ह्यूमन बॉडी, हाउ इट कैन बी रेमेडीड। तो वही बात है, कैन इट बी रिवर्स्ड। हम तो इस चीज को इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या इसका रिवर्सल हो सकता है। पहले तो मैं इफेक्ट की बात करूं, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि हम ब्लड प्रेशर के इफेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, अगर हम इसका इलाज ना करें तो हम इलाज ही नहीं करेंगे कभी। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्लड प्रेशर का इलाज क्यों करें, अगर ना करेंगे तो क्या होगा। तो उसमें सबसे जो मुख्य इफेक्ट देखा गया है कि जो हम लोग कॉमनली देखते हैं कि छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए तो आते ही है लोग, लेकिन जो ज्यादा दिक्कत होती है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा रहने की वजह से आपको ब्रेन हेमरेज हो जाता है, आपकी किडनी फेल हो जाती है, आपको हार्ट फेल हो जाता है। हार्ट अटैक तो एक है ही है, हार्ट फेल हो जाता है। लगातार आपकी हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता रहता है और एक दिन आता है कि आपका हार्ट फेल गया, सडनली आपका सांस फूला और आप हॉस्पिटल में पहुंच गए, तो वहां पता लगा हार्ट ने फेल हो गया, थोड़ा हार्ट फैल गया। मतलब जो पंपिंग कर रहा था तो फैल गया, तो फिर हार्ट में ब्लड ज्यादा रह जाता है, पेरिफेरल सर्कुलेशन में नहीं आता। इसके अलावा अगर वैसे देखें तो ब्लाइंडनेस हो सकती है, अगर आंख के अंदर हेमरेज हो गया। छोटा मोटा हेमरेज तो बाहर भी दिख जाता है, कंजक्टाइवल हेमरेज हो जाता है, जो आंखों पे व्हाइट के ऊपर ब्लैक ब्लैक रेड रेड आ जाता है। लेकिन अंदर अगर रेटिना में अगर हेमरेज हो गया तो आपकी नजर ही चली जाए, ब्लाइंडनेस आ जाती है। इसके अलावा पैरों के नसों में अगर फूली रहती हैं तो उसकी वजह से पैरों में सूजन आ सकती है। और ऐसी स्थिति हो सकती है कि बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर है,
प्रेशर इतना ज्यादा होता है तो इम्पोर्टेंस वाली स्थिति भी आ जाती है, नपुंसकता जिसे बोलते हैं। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है ब्लड प्रेशर के, जो मतलब रहने, अगर हम इसको इलाज ना करें तो आने वाले समय में ये सब चीजें डेवलप हो जाती है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान देना है कि ये सारे इफेक्ट हो पाएंगे अगर नहीं। दूसरा, वापसी की बात की अगर आप उसे बोलते कि कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, तो दो चीजें हैं। अगर आपके अंदर कारण है, जैसे कि अगर कारणों की बात करें तो एक कारण तो ऐसा भी होता है कि जेनेटिक्स आपके माँ बाप को है तो बच्चों में काफी संभावना रहती है कि उनको अर्ली एज में हो जाए। दूसरा आपका स्ट्रेस लेवल, अगर स्ट्रेस लेवल बहुत है तो आपको ब्लड प्रेशर होने की संभावना बहुत रहती है। तीसरा, आप जो है स्मोकिंग करते हैं तब भी आपको ब्लड प्रेशर होने की संभावना बहुत रहती है। चौथा, अगर हम बात करें तो आपका स्लीप अच्छी नहीं है, आपका जो है जैसे मोटापा बहुत ज्यादा है तो रात में आप स्नोरिंग करते हैं, नींद अच्छी नहीं रहती, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसी जो ट्रीटेबल कॉजेज हैं, आपने अपना मोटापा कम कर लिया, आपने अपनी लाइफ स्टाइल ठीक कर ली, ठीक है, आपने स्मोकिंग बंद कर दी, आप एक्सरसाइज करने लगे, पहले आपकी लाइफ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल थी, तो उससे क्या होगा, ऐसे ब्लड प्रेशर के जो केसेस हैं वो तो रिवर्स हो जाएंगे। लेकिन जो टेंडेंसी की वजह से है, पतले लोगों में ही होते हैं, मतलब वैसे आप देखने में पतले दुबले हैं, आप स्मोकिंग भी नहीं करते, आपकी स्लीप भी ठीक है, लेकिन आपकी जेनेटिक्स की वजह से ऐसा आपके माँ बाप को थी, अब हो गया, तो वो ब्लड प्रेशर को हमें ठीक करने की जरूरत होती है। या शरीर के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो यंग एज में ही ब्लड प्रेशर ला देती हैं, कुछ खास तरीके के ऑर्गन्स में इफेक्ट होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा टाइप की चीजें होती हैं, तो वो कुछ इफेक्ट्स ला देती हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट भी करना होता है। जब यंग एज में कभी ब्लड प्रेशर हो जाता है, प्रॉपर जांच करके पता लगाते हैं कि ये अल्ट्रासाउंड भी चाहिए, ये टेस्ट भी चाहिए, वो टेस्ट भी चाहिए, इस तरीके कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो हमें करने की जरूरत होती है, जिसके द्वारा हम पता लगा लेते हैं। कारण अगर खत्म कर देते हैं तो भी हमारा ब्लड प्रेशर खत्म हो सकता है। लेकिन इसी चीज पर निर्भर करेगा कि आप कारण खत्म कर पाए या नहीं। तो कारण खत्म किया तो आपका ब्लड प्रेशर खत्म, कोई आपको दवाई की जरूरत नहीं है फ्यूचर में। डॉक्टर साहब, ये ब्लड प्रेशर का रीजंस क्या होते हैं? मतलब ये एज में बढ़ने की वजह से, जैसे ओल्ड एज हो रहा है तब ये होना ही होना है, इसको मान के चलें? क्योंकि मैं आपको एक अपना पर्सनल बता रहा हूँ। मैं व्हेन आई पोस्टेड इन गाजियाबाद, 2000 की बात है, तो कानपुर आया तो एकदम से ब्लड प्रेशर मेरा, डॉक्टर ने देखा इट वाज अराउंड नीचे वाला 110 था। तो उससे कहा दवाई शुरू करो। हमने दवाई नहीं शुरू करेंगे, उससे क्या करेंगे क्या नहीं। उससे 4 दिन कमरे में लेटे रहो। मैं कमरे में, सॉल्ट वॉल्ट सब बंद हो गया, सब कुछ हो गया। मैं केम बैक टू, फिर मेरा करीब टुक अराउंड 1 वीक, उसमें मेरा इट केम डाउन टू 100। फिर मैं गाजियाबाद में वॉक एग्रेसिवली करने लगा, उसमें और थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह, ब्रीदिंग की शुरू की मैंने उस वक्त। आई वाज एट दैट टाइम अराउंड 40। तो उसके बाद मैं जब वापस आया हूँ 2 महीने बाद गाजियाबाद में, मतलब कानपुर आया, मैंने दोबारा अपना बीपी चेक किया, 120/80। तो बिल्कुल जिससे परफेक्ट कहते हैं। लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे से फिर बढ़ना शुरू हो गया, 90, 95 और 150, 140। एक छोटी सी मेडिसिन लेते हैं, शिला का 10 mg की लेते हैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, उससे वो थोड़ा कंट्रोल रहता है। तो क्या इसके कारण, तो मुझे भी समझ को खाने पीने में आई एम वेरी, मतलब टोटल वेगॉन जिसे कह लीजिए, नो एग्स, नथिंग, लिकर्स में कुछ नहीं, कोई स्मोकिंग नहीं, पान मसाला नहीं, पान नहीं, वो जैसे नशे में सिर्फ चाय और कॉफी के अलावा हो सकता है, कॉफी भी रेयरली महीने में एक आध बार कभी पी ली। तो इसका रीजन क्या, एकदम से मुझे भी आज तक नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों हो जाता पर्टिकुलरली आपके केस की जो आपने हिस्ट्री दी है, इसी की बात करूं अगर मैं, तो जैसे आपके केस में जो उस समय इनिशियली आपका स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारे कारण थे, उनको आपने खत्म किया, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रह गया विदाउट मेडिसिन। लेकिन इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, कभी कभी क्या होता है कि आप ये सब चीजों के रहते हुए आप एक्सरसाइज शुरू करते हो, तो वो कभी कभी आपके लिए बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर पहले से ही ज्यादा 160, 110 आ रहा है, और आपने एक्सरसाइज शुरू करी, वो बढ़कर के 190, 100, 200 के आसपास पहुंचा, तो ऐसे में ब्रेन हेमरेज होने के खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए कभी भी ऐसे किसी पेशेंट का अगर ज्यादा रहता है तो उसको पहले मेडिसिन के द्वारा उसको ब्लड प्रेशर को नीचे लाना चाहिए, फिर लाइफस्टाइल मेजर स्टार्ट करने चाहिए, और फिर वो दवाई बंद हो सकती है। अरे ये बिल्कुल मिथ है कि एक बार दवाई शुरू हो गई तो वो खत्म नहीं होगी, ये बिल्कुल मिथ है। डायबिटीज के केस में भी ऐसे ही है कि दवाई शुरू हुई, आपने लाइफस्टाइल ठीक किया, बंद हो जाएगी। ब्लड प्रेशर के केस में भी ऐसा ही है, लाइफस्टाइल आपका खराब था, आपने ठीक किया, बंद हो जाएगी। तो इसलिए, लेकिन ये मन में ये लेकर के नहीं शुरू करना चाहिए कि मैं ऐसे ही कोशिश करूंगा। ठीक है, आप सफल हो गए, उस समय आपने कर लिया, लेकिन वो थोड़ा रिस्की रहता है। तो इसलिए पहले डॉक्टर के सुपरविजन में
आप अगर दवाई लेते हुए करेंगे और फिर नॉर्मल आने लगेगा तो धीरे धीरे करके दवाई बंद करेंगे, तो दैट विल बी द बेटर डिसीजन, कि उसमें आपको रिस्क नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, सेडेंटरी लाइफ मेरी कभी नहीं रही। आई हैव बीन ए स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अभी भी मैं मतलब एट द एज ऑफ 63 मॉर्निंग में जाता हूँ, लॉन टेनिस खेलता हूँ, वॉक करता हूँ रात को सोने से पहले फॉर 60 मिनट्स टू 70 मिनट्स, अभी भी चल रहा है। लेकिन वो उस वक्त अब भी तो था कि एज, वॉक थोड़ी बढ़ा ली, एग्रेसिव वॉक हो गई, इट वाज अब ऑलरेडी एज देयर। थोड़ा सा, वो एग्रेसिव वॉक ने करा ना, वही मैं कह रहा तो हूँ कि क्यों अब हो गया एज ऐसा, वाला, कुछ समझ में नहीं आई बात। अब तो एज वाला फैक्टर आ गया ना अब आपके पास। आपने अब ये जाके नहीं तो ज्यादा उस ज्यादा समय एज नहीं है, स्ट्रेस, 63 एज है कि ज्यादा उस एज समय नहीं स्ट्रेस होता है। है। लाइफ में जो 40 इयर्स होती है ना, बड़ी प्राइम सी एज होती है, कि बच्चे थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, कभी कभी घर की प्रॉब्लम होती है कि घर अच्छा बनना, बड़ा अच्छा। बनना है नहीं बनना, कार होनी है नहीं होनी है, कैसे मैनेज करना है। तो वो जो स्ट्रेस, अनड्यू स्ट्रेस है, जिसे आप स्ट्रेस नहीं मानते लेकिन वो बॉडी यस, आई वाज के, ट्रांसफर्ड टू गाजियाबाद, ये हो सकता है कि उस वक्त जगह। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं Yes, yes. जो हर चीज, जैसे हम लोग, मैं सिंपल बोलता हूँ, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के लिए ना 6S वेरी इंपॉर्टेंट। 6S में जो है ना, सबसे पहले आपका आता है, अगर वैसे सोचे तो स्लीप हमारी एडिक्वेट होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए, शुगर इंटेक जितना कम हो वो अच्छा है, ठीक है, आप स्मोकिंग ना करते हैं, आपका साल्ट इंटेक कम होना चाहिए। 6 अगर एस का आपने ध्यान रख दिया तो आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने की संभावना बहुत कम है। इसके अंदर तो डॉक्टर साहब लक्षण क्या है, कैसे पता चलता है? कि हमें तो पता ही नहीं चला, तो अगर हम ना बीपी ऐसे हम चले गए, वो तो डॉक्टर साहब हमारे पर्सनल फ्रेंड है, तो उनके बाद चले गए, नाप लिए, खड़े हो, तो उसके बाद डांट डपट शुरू हो गई एकदम से। इसके हमें अभी भी जैसे एकदम से कभी बढ़ जाता है। एक बार हम कैंप में चले गए, कैंप में गए, उसने कहा तुम्हारा बीपी नीचे का वो जो है 105 है। हमने, हो ही नहीं सकता, मैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल। फिर उसने कहा नहीं, फिर 2-3 बार चेक किया उसने, 15 मिनट बाद फिर चेक किया, फिर मैंने गाड़ी उठाई, अपने फ्रेंड के यहाँ चले गए, उसने चेक किया, तब तक इट वाज बिलो 100, फिर 95 आ गया, 98। सडनली दे शूट अप। अब गाड़ी चला रहे हैं सर, नॉर्मल है, कुछ ऐसा नहीं, दिमाग में कुछ नहीं, समझ में नहीं आते इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, क्या साइन क्या होते हैं कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, पता नहीं चला मेरे को। मोर देन 50% केसेस में तो कोई लक्षण होता ही नहीं, ठीक यस है। एग्जैक्टली। इसीलिए हम लोग कैंप्स की इंपॉर्टेंस है, या अपने क्लिनिक्स पर जो भी पेशेंट आता है, चाहे ब्लड प्रेशर के लिए आए या ना आए, हम सभी का ब्लड प्रेशर देखते हैं। इसीलिए आजकल एक ट्रेंड बना दिया कि हम सभी का शुगर भी देखने लगे हैं, क्योंकि शुगर में भी यही है कि 50% लोगों को पता ही नहीं है कि शुगर है, लेकिन चेक करते हैं तो आ जाता है। तो अगर लक्षण की बात करें तो हेडेक रह सकता है, चक्कर आ सकते हैं, पैरों में सूजन आ सकती है, थकान का अनुभव हो सकता है। ये तो सामान्य से लक्षण है जो रिवर्सिबल से हैं, आपने इलाज किया सब चीजें ठीक हो गई। लेकिन अगर आपका सांस फूलना शुरू हो गया, इसका मतलब हार्ट के ऊपर भी प्रेशर पड़ गया है, आपको पैरों में स्वेलिंग परमानेंट सी रहने लग गई है, चेहरे पे स्वेलिंग आनी शुरू हो गई, इसका मतलब किडनी भी गड़बड़ हो गई है, आपने ब्लड प्रेशर का ध्यान नहीं दिया तो इसलिए लक्षण पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ब्लड प्रेशर अगर है तो इट शुड बी ट्रीटेड, नहीं तो आज नहीं तो कल वो सीवियरिटी को देगा, और वो ऑप्टिमम डोज लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं हल्की सी डोज लेता हूँ। अगर आपका उस जो आप टैबलेट ले रहे हो उससे आपका ब्लड प्रेशर ठीक रह रहा है, कि आपका हमेशा 130-80 के आसपास रह रहा है, तो देन इट्स ओके। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर दवाई लेने के बाद भी 140, 150 और 80, 90, 95 रहता है, तो आपको थोड़ा सा और अप टाइट्रेट करना चाहिए, अपने मेडिसिन को थोड़ा बेटर लेना चाहिए। वैसे इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है? जैसे बीपी हो गया तो क्या क्या और इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए कि और इफेक्ट्स होने रहे ऑर्गन्स पे डिफरेंट, उस टाइप का? जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग डिसाइड करते हैं ना, उसमें मेनली होता है कि हमारा ये चीज आती है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हमारे जो ब्लड प्रेशर है, एक तो हमारे ध्यान में होता है कि हम इसका कारण को जाने, कि इसका कारण कुछ है तो हम इसको पता लगा लें। दूसरी चीज आती है कि इसकी वजह से जो नुकसान हो सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि किडनी का नुकसान होगा तो हमें किडनी फंक्शन टेस्ट करना पड़ता है। उसमें यूरिया है, क्रिएटिनिन है, यूरिन माइक्रो एल्बुमिन होता है, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक कराते हैं। इसके अलावा पोटेशियम लेवल कितना है, क्योंकि ये पॉइंट आउट करते हैं कि ये कुछ हमारे बॉडी के अंदर ऐसी इलनेस हो सकती है जो ब्लड प्रेशर का कारण होती है, ठीक है। और गुर्दे पे अगर असर आ गया है तो ये भी अपने आप में एक डेंजरस चीज है। ऐसे ही हार्ट को चेक करने के लिए ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी कराने की बात हम सोचते हैं। आईज में नॉर्मली ज्यादातर रेटिनोपैथी डेवलप होना शुरू हो जाती है, अगर बहुत लंबे समय तक ब्लड प्रेशर बना रहे और हम ध्यान ना दें तो रेटिनोपैथी। इसलिए रेटिना का एग्जामिनेशन भी हम लोग बोलते हैं कि फंडस एग्जामिनेशन, वो भी आपको करा देना चाहिए, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड किडनी के, किस तरीके से किडनी पर कुछ असर तो नहीं आ गया, किडनी फूल तो नहीं गई है, सुकड़ तो नहीं गई है, तो वो हम अल्ट्रासाउंड पेट का करा सकते हैं।
तो बेसिक हमारा टारगेट यही होता है कि हमें करना क्या है, हम ये जानना चाहते हैं, इसका कारण जानना चाहते हैं या इसके इफेक्ट जानना चाहते हैं, उसी के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन हम डिसाइड करते हैं। डॉक्टर साहब, पोटेशियम अगर थोड़ा हाई हो तो उसका क्या इफेक्ट होता है इसमें? पोटेशियम, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि पोटेशियम हाई की कोई कारण तो नहीं है। जैसे कि कोई मेडिसिन ऐसी चल रही होती है पेशेंट को जो पोटेशियम स्पेयर करती है ब्लड के अंदर। कुछ मेडिसिन खासतौर से, जैसे अब हार्ट की प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपको कुछ मेडिसिन ऐसी चल रही हो जो पोटेशियम स्पेयरिंग मेडिसिन होती है, जो शरीर के अंदर पोटेशियम बढ़ा देती है। दूसरी चीज आती है कि ब्लड का जब सैंपल लेते हैं तो सैंपल लेते समय अगर किसी का ब्लड पोटेशियम ज्यादा आ रहा है तो अगर उसको आपने टाइटली और बहुत देर तक कफ बांध करके तब आपने ब्लड सैंपल निकाला तो आपका आरबीसी डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से पोटेशियम बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो हम कॉज देखते हैं, उसके बाद नहीं है तो इसका मतलब कहीं हमारी किडनी तो फेल नहीं हो रही। पहले दो चीजें देखी जानी चाहिए, फिर किडनी फेल के बारे में सोचते हैं, तब पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है। जी डॉक्टर, एक मैसेज है इस वक्त हम लोग की स्क्रीन पे, ऋषि साहब ने पूछा है, साइड इफेक्ट्स ऑफ ब्लड प्रेशर कंट्रोल मेडिकेशन, मतलब दवाइयां जो कंट्रोल करने के लिए लेते हैं उससे कोई साइड इफेक्ट्स भी है क्या? कंट्रोल ना करने का तो आपने एक रीजन बताया था, जो आखिरी वाला सबसे इम्पोर्टेंट था, उससे सब एकदम सतर्क हो गए कि बीपी कंट्रोल रहना चाहिए। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि ये बहुत कॉमन मिथ है लोगों में कि साइड इफेक्ट मेडिसिन का। एक्चुअली कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं बनी या कोई भी चीज ऐसी नहीं बनी जिसका साइड इफेक्ट ना हो। अगर आप किसी भी चीज को रोटी खाते हैं, रोटी ज्यादा खा लें तो साइड इफेक्ट है, चीनी ज्यादा खा लें तो साइड इफेक्ट है, ऐसी मेडिसिन ज्यादा खा लें तो बीपी लो हो जाएगा, वो साइड इफेक्ट है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि पोटेशियम वाली बात है, तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी ऐसी आती है जो पोटेशियम को बढ़ाती है। ठीक है। तो अगर हमें लग रहा है कि एक लेवल से ज्यादा पोटेशियम आ रहा है तो हमें उन दवाइयों को चेंज करने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ब्लड प्रेशर की ऐसी होती हैं जो दिल की धड़कन को बहुत ज्यादा कम कर देती है, तब हमें दवाई बदलने की जरूरत हो जाती है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो पैरों में सूजन ला देती है, तो उनको फिर हमें बदलने की जरूरत हो जाती है। लेकिन ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये ऐसे नहीं है कि हमारी लाइफ और डेथ का वो बन जाए, कारण बन जाए। इनको हम डॉक्टर से जब कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर के सुपरविजन में मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर इजीली डिटेक्ट कर देता है और आप उसके अकॉर्डिंगली वो सावधानी बरतेगा तो खत्म बात। तो इसलिए इलाज ना करने के बहुत नुकसान है, उसके ज्यादा साइड इफेक्ट हैं बजाय इसके कि हम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन थ्रू आउट लाइफ लें। और आजकल इतनी मेडिसिन है जो पिछले 50 साल से लोग खा रहे हैं, इतने इतने साल हो गए मेडिसिन को चलते हुए, और हम लोग भाई 35 साल तो मुझे भी हो गए देखते हुए, तो बहुत ज्यादा कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट मेरी नजर में नहीं आया। और ये जो मैंने बताया छोटे मोटे, ये तो हम लोग ऐसे ही डिटेक्ट कर लेते हैं, जैसे ही पेशेंट बताता है तुरंत चेंज करते हैं, दूसरी मेडिसिन पे स्विच ओवर करते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे आपके हालांकि अब अरविंद शर्मा साहब का है, नैब साहब, ये मतलब हमारे दो बीच में क्वेश्चन ना, निकल के आ रहे हैं। नैब साहब हमारे बीच ये में है कि विनोद राठे साहब भी आए हैं और मिलन कोहली साहब भी सीनियर एडवोकेट हैं पुणे से, और हमारे बीच में अलावा से आलोक दुबे साहब जो जज साहब हैं वो भी आए हुए हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। सभी लोग का स्वागत है, परंतु आज ये विशेष रूप से आए हैं, इन लोगों का भी स्वागत है। और अगर इनका कोई प्रश्न बनता है तो आप लोग पूछ सकते हैं कोई। जी सर। हाँ डॉक्टर साहब, ये पूछना था कि क्या ऐसा भी कोई स्टेट आ सकता है हम लोग की, क्या एक ऐसी कोई एक्सरसाइज या कुछ इस तरह से कि ये दवाइयां बंद हो जाए बीपी की, या एक बार शुरू हो गई तो अब चलेंगी ही, एज ओल्ड हो गई है तो अब आपकी नसें इस टाइप की हो गई कि अब ये बंद नहीं हो सकती, यू हैव टू कैरी ऑन विद दैट, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। कुछ एक्सरसाइज या वो तो मेन मैंने जैसे बताया कि अगर आपकी एक्टिव लाइफ है, ठीक है, तो एज रिलेटेड कई बार वो चेंजेस बहुत कम भी आते हैं जो एज के साथ साथ जो आपको हो रहे हैं। लेकिन एक अगर इनएक्टिव लाइफ है तो वो एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से ब्लड प्रेशर बनता है, तो उसमें हमें निर्णय लेना पड़ता है कि इसको देना है या नहीं देना है, लाइफ को थ्रू आउट मेडिसिन देनी है कि नहीं देनी है। तो ये कभी भी बंद हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेस लेवल, डिपेंडिंग अपॉन योर साल्ट इनटेक, या एडिशनल कुछ चीजें हैं। तो अगर वो चीजें एक्स्ट्रा है वो कम कर दिया, लेकिन अगर जेनेटिक्स फैक्टर है आपके तो नेचुरल सी बात है कि वो जेनेटिक फैक्टर तो जाने नहीं वाले, तो उनकी वजह से आपको मेडिसिन थ्रू आउट लाइफ लेनी पड़ेगी। तो अगर कॉज हम हटा सकते हैं जो आपके केस में ब्लड प्रेशर की है तो मेडिसिन बंद हो जाएगी। लेकिन अगर कॉज को हम हटा नहीं सकते, उसको हम डायग्नोज नहीं कर पाए उस कॉज को, तो फिर मेडिसिन बंद नहीं होगी। एक क्वेश्चन और डॉक्टर साहब, ये वो कौन सा लेवल होता है जिससे कि ब्रेन हेमरेज होने का डर होता है, किस लेवल तक जाके? क्योंकि हमने कई बार देखा था, उनको 220 तक शूट अप कर गया था, उसे देखा गया, फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, बट नथिंग
नो डैमेज। और कुछ लोग का 180-90 के ऊपर ही सब हो जाता है ऐसा। एक्चुअली ये हर एक के लिए ना क्रिटिकल लेवल अलग अलग होता है। जैसे खुद ही आपने ही बताया कि ऐसे लोग भी हैं 170 180 पे भी हो जाता है। उसका कारण क्या होता है, जो ब्रेन के अंदर जो आपकी जो छोटी छोटी नसें हैं ना, अगर उनकी वॉल कहीं पे भी कमजोर है, मतलब जैसे ये तो चीज है ना, कोई मशीनरी बन रही है और उसका बनते समय कुछ कुछ हिस्सा कमजोर रह गया, तो जहां से कमजोर होगा वहीं से फटेगा। जैसे पाइपलाइन भी आपने बिछाई और जिस जगह से कमजोर होगी और तो वहीं से फटेगी वो जाकर के, चाहे वो 10 किलोमीटर दूर हो, चाहे वो आपके घर के पास ही हो। तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर वो पाइप में डिफेक्ट रह गया, तो जहां वो कमजोर होगा, जितने आपकी पूरी स्ट्रांग है तो हो सकता है 200 तक भी ना फटे, 250 तक भी ना फटे। ऐसे लोग भी मैंने देखे 250 में भी क्लिनिक पर आकर के बैठे होते हैं। 250 ब्लड प्रेशर पे भी, मतलब मुझे घबराहट शुरू हो जाती है, उनको कुछ नहीं हो रहा होता है। मतलब हमें ये टेंशन हो जाता है कि यही ना गिर जाए, मतलब हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी, इस तरीके का हमें फीलिंग आने लगती है। लेकिन उनको कोई स्ट्रेस नहीं होता है। तो ये भी स्थिति है, उस समय उनकी बॉडी झेल रही है वो, क्योंकि ग्रेजुअली, खासतौर से इसका कारण क्या होता है कि अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका ब्लड प्रेशर डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे धीरे, जैसे आपको 40 साल पे कुछ था, फिर 45 पे हुआ, 50 पे हुआ, 60 पे हुआ, तो वो ग्रेजुअली अगर बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम कम होती है, आपकी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है। लेकिन अगर वो अचानक जिस दिन बढ़ेगा, जैसे आज ही जैसे हुआ, मान लो आपका रहता है 150 160 है, और एकदम से कोई ट्रेजेडी हो गई, आपको इतना जबरदस्त स्ट्रेस हुआ कि आप उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, वो 200 पार कर गया एकदम से, मतलब एकदम से 50 60 आपका बढ़ गया एकदम से, तो आपकी नस जो जिसके लिए तैयार नहीं थी, एकदम से ब्रेन हेमरेज होने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ तो डॉक्टर साहब वो व्हाइट कॉलर वाला भी होता है ना, हाथ को देखकर भी तो कुछ हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है डॉक्टर को देख के। बिल्कुल, व्हाइट कॉलर हाइपरटेंशन होता है। इसका रिवर्स भी होता है, इसका रिवर्स भी होता है। ऐसे पेशेंट भी आते हैं हमारे पास कि हमारे यहाँ आने पर उनका ब्लड प्रेशर ठीक होता है, और जो घर में जब वो चेक कर रहे होते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है। तो दोनों चीजें होती हैं। इसलिए आजकल एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी आती है, कि मतलब पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर की मशीन लगा दी जाती है और 24 घंटे का रिकॉर्ड 24 किया घंटे जाता है, सोते समय भी कितना रहता है। तो हम ये बहुत देखते हैं कि दिन के समय तो उसका ठीक चल रहा है, लेकिन रात के समय बढ़ रहा है, तो ये बड़े डेंजरस होते हैं। इन लोगों को फिर रात में सोते सोते जो है हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज के चांसेस हो जाते हैं, कि सुबह उठी नहीं, पता लगा पैरालिसिस का अटैक हो गया। तो वो दोनों तरह की सिचुएशंस हैं। ये हमारे बीच में जीएम अग्रवाल साहब ने एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन है सब लिखा, शायद कुछ देखा काफी लंबा है सर ये। क्या, तो बता देंगे फिर GM अग्रवाल नहीं, मैं देख लेता हूँ क्या देख है, लेते हैं उसको। किन्होंने लिखा है, जीएम जीएम अग्रवाल। अग्रवाल, जीएम अग्रवाल, हाउ टू मेजर करेक्ट। मैंने शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किया होगा, मैंने इन्हें पहले ही बताया था, हाउ टू मेजर करेक्ट ब्लड प्रेशर एंड राइट और लेफ्ट हैंड एंड प्ले एनी रोल। ठीक है, चलो मैं अपना आंसर करता हूँ इसको। देखिए, करेक्ट ब्लड प्रेशर का जो तरीका है, एक तो यही कि अब आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वाले डिजिटल ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट ही यूज करते हैं। तो सबसे जो अच्छा तरीका होता है, एक तो आपने स्मोकिंग ना की हुई हो आधे घंटे के अंदर। दूसरा, आपने जो है कहीं से अभी जल्दी से वॉक करके आए और आते ही देखने ना लगे। तीसरा, आपको यूरिन और लैट्रिन का प्रेशर ना बना हुआ तब आप ना चेक करें। चौथा जो है, आप जब बैठे तो सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट जगह है डाइनिंग टेबल, उसकी चेयर पर आप बैठे, आपके पैर जमीन पे टिके हुए होने चाहिए, और कमर उसके साथ जो बैक है चेयर की उससे लगी हुई होनी चाहिए, और हाथ इस तरीके से रखा होना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी दिखाया था शायद, हाथ इस तरीके से रखा होना चाहिए, और बीपी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा होना चाहिए। ठीक है, इसी इसी हाइट पर। ठीक है, और उसके बाद आप जब ब्लड प्रेशर जब चेक करेंगे, तो 1 1 मिनट के अंतर में 3 बार चेक करें, और जो 2 हाई रीडिंग हो उनका एवरेज आप ले सकते हैं, वो आपका एक्चुअल ब्लड प्रेशर होगा। और तीसरी बात उन्होंने पूछी कि राइट और लेफ्ट, जिस हाथ में ब्लड प्रेशर ज्यादा है वही आपका ब्लड प्रेशर है। whichever you have। विच एवर इज हाई इज योर ब्लड प्रेशर। क्योंकि जो आपका हार्ट कितना पंप कर रहा है नस पर, कम होने का कारण कई बार क्या होता है कि आपकी जो नसें है ना एक दूसरे आर्म की, वो आड़ी तिरछी आ रही है, और आते आते जब तक आपने नापा उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया, मतलब इस डायरेक्शन उसकी इस तरीके से बनी हुई थी, या वो इस तरीके से हड्डी के नीचे दबी हुई थी कि आपका कफ, उस बीपी इंस्ट्रूमेंट जो है ना उसका प्रेशर कफ डाल ही नहीं पा रहा, तो वो एग्जैक्टली रीजन नहीं है। लेकिन अगर दूसरी साइड पे ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा वाले का इलाज किया जाना चाहिए, और आपको डॉक्टर को हर बार बता देना चाहिए कि मेरा राइट में ज्यादा आता है, इसलिए राइट में देखिए, इलाज मुझे राइट का ही करना है। नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज पूछना चाहता था मैं
कि ये जो मशीन लगाते हैं बाएं हाथ पे ज्यादातर लोग लगाने की सलाह देते हैं, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है क्या? ये कह रहा हूँ है ही नहीं, सलाह बाएं या दाएं से कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, जी जी। आपका ध्यान यही है कि दोनों, आइडियली जो रिकमेंडेशन है कि वो दोनों हाथों में चेक होना चाहिए ब्लड प्रेशर। उसके बाद जो ज्यादा वाला है वो हमेशा आपको उसी में देखते रहना चाहिए तो दोनों हाथों में नापना चाहिए क्या? आइडियली। लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं पाता, ये क्लिनिक्स पे भी नहीं कर पाते, हम लोग भी नहीं कर पाते हैं। जी जी लेकिन जी। कभी कभी हमें लगता है ना, जैसे कि इसका लक्षण ऐसे हैं, इसका ज्यादा हो सकता है, तो हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं भाई इनका दोनों तरफ, दूसरी तरफ भी देख लो। एक प्रश्न डॉक्टर साहब और था, अभी गरबा खेलते समय अभी 10-12 लोगों को हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, खेलते हम्म, खेलते मर गए लोग बाग। उसका हम्म। क्या रीजन हो सकता है? इसका जो, पार्टी में नाच रहे हैं, गरबा खेल रहे हैं, उसी में चले गए वो। ये आजकल ना कोविड के बाद से ऐसा बहुत हो रहा है। अब इसकी वजह क्या, क्योंकि जब कोविड का हमने जब इलाज कर रहे थे, हम देख रहे थे कि लोगों को हार्ट के ऊपर भी असर था, लोगों का पैंक्रियाज के असर था, डायबिटीज हो रही थी, लंग्स के ऊपर असर था। लंग्स के ऊपर तो सीधा सीधा ही था। तो जो हमारी रिसर्च आई है सारी की सारी कोविड से संबंधित, उसमें हार्ट पे भी असर देखा है। तो कई बार क्या होता है कि इतना काम तो आपका चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हार्ट की जो आर्टरीज हैं वो आपकी थोड़ी नैरो हो गई हैं। और जो आप जिस समय आप एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो डांस कर रहे हैं, चाहे, क्योंकि गरबा के अलावा बाकी भी जो आपने देखा होगा, शादियों में आजकल बहुत वीडियो आने लगी है कि अचानक शादियों में डांस करते करते भी लोगों के साथ ये हो रहा है। तो ओवर एक्सर्शन होने से वो हार्ट को ब्लड सप्लाई आपकी रुकी, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया। और वो, क्योंकि यंग एज में होता है, खासतौर से यंग एज में हमेशा अगर हो रहा है किसी को भी ना, वो हमेशा सीवियर हार्ट अटैक होगा। एक आपको 60 साल, 65 साल, 70 साल वाले को हो रहा होता हार्ट अटैक होता है ना, तो तब तक उसके कोलेट्रल बन चुके होते हैं। मतलब कि बॉडी अपने आप ना छोटी छोटी नसें डेवलप कर लेती है सर्कुलेशन के लिए, कि ये नैरो हो रहा है तो मैं इधर से रास्ता बना लूं, इधर से बना लूं। और जो यंग होता है उसको अभी तक कोलेट्रल तो डेवलप हुए नहीं है, तो उसके पास एक ही नस थी, वही ब्लॉक हो गई, तो इसलिए उसको सीवियर हार्ट अटैक होता है, क्योंकि कोलेट्रल नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है, इस तरीके की जो इवेंचुअलिटीज आजकल हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि शायद वो मे भी कोविड रीजन हो, कह सकते हैं लोग कि कोविड हो सकता है जिसने इस तरीके से असर, चाहे किसी को हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अंगों पर असर तो डाला है उसने। डॉक्टर साहब, अभी ना आज ही मैं पढ़ रहा था कि इस बार जो गरबा चल रहा है गुजरात में, टिल नाउ देयर आर 10 डेथ्स रिपोर्टेड ड्यूरिंग गरबा। 10 लोग। लेकिन जो आपने अभी कही ना, जब वीडियो आने लगे शादियों में डांस करते हुए, डांस लोग की डेथ होती है, मुझे लगता है पहले भी होती होगी, लेकिन पहले ना हमारे पास मोबाइल होते थे ना, कॉन्स्टेंटली किसी डांस, जो डांस कर रहा है सबकी फोटो ली जाती थी। पहले स्टिल फोटो होती थी, अगर आपको याद हो, रोल होता था 32 फोटो की, उसमें भी वो घर वालों की फोटो खींची रही, सबकी खींचती भी नहीं थी। अब जिसको देखो एकदम कैमरा लेके, तो इसलिए इस तरह की वीडियोस बहुत आने लगी बहुत है। ज्यादा अदरवाइज पहले नहीं होता था, ये हम नहीं कह सकते। होता नहीं पहले भी रहा होगा। अब ये कॉजेज है सामने, इमीडिएट हमको जो समझ में आ रहा है उसका, कोरोना का। अब गरबा में जैसे आज आगे की डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड, अभी शुरुआत ही हुई है, 2 दिन हुए गरबा होते हुए वहाँ गुजरात में। वही है, थोड़ा सा ओवर एक्सर्शन हो जाता है, तो वो जितनी आप, क्योंकि रूटीन में आपको एक्टिविटी उतनी करते नहीं है, और जी। वहां पे आप पता लग घंटों के हिसाब से आप खड़े हुए हैं डांस कर रहे हैं, खड़े हुए हैं डांस कर रहे हैं। तो वो दैट में भी कि जो आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल है, जितने से आपका काम चल रहा था, उससे ओवर एक्सर्ट हो गया आपको, और दैट थोड़ा कुड बी। ये भी मुझे लगता है कि हम लोग की एक लाइफ स्टाइल जो हो गई, बच्चों की भी आप देख लीजिए, घर के अंदर रहते हैं, मोबाइल पे रहते हैं, कंप्यूटर पे रहते हैं, सबको पैड दे दिया जाते हैं, या वो कंप्यूटर गेम्स खेलते रहते हैं। तो बाहर निकल के गेम वाला जिसमें बॉडी फिटनेस होती है, वो धीरे धीरे लोगों की खत्म होती जा रही है। यंग में भी बहुत कम है, या सीधे जिम जाएंगे, जिम में लटक जाएंगे, वहां पे उनकी भी फोटो में आने लगी हुई है। जिम में भी हो रहा है, हाँ, तो क्योंकि ये वो सब तो है। बेसिकली उनके माइंड, मन, यंग बच्चे का मन तो ऐसा करता है ना कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ अभी। हम्म। और क्योंकि उसका रोज टेस्ट नहीं होता, रोज वो खेलता नहीं है, पहले तो रोज खेलते रहते थे तो रोज टेस्ट होता रहता था। आज वो खेलते नहीं है, किसी एक्टिविटी में, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, एकदम से अचानक से जाकर के गारबा करने लगे कि चलो यहाँ गए, और खूब अपना शो रहता है कि भाई कर, मैं तो कर सकता हूँ, मेरा तो बहुत स्टेमिना है, मैं तो बहुत वो हूँ। तो इस वजह से शायद ज्यादा लोग सामने आ रहे हैं इस चीज के। जी, वही चीज है। जैसे एट द एज ऑफ 40 हमने आपको अपनी पर्सनल बात बताई, तो मुझे लगा मुझे कैसे ब्लड प्रेशर हो सकता है, मैं बिना दवाई के ठीक करूंगा, दवाई के बिना जिद थी। अब फॉर्चुनेटली ठीक हो गया। आप कह रहे हैं वाकई में कि अगर कहीं कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता, दैट कुड हैव बीन डेंजरस टू मी। लेकिन ठीक है, उस वक्त एक जोश था कि हम लोग कर सकते हैं। अब उसे कहा नहीं, दवाई खाओ, तो
मेडिसिन दवा शुरू हो ऐसे गया। ही ऐसा होता है। अब पहले क्या हुआ था मैं बताऊं, जब हम लोग पढ़ना शुरुआत किया था तो एक अप्रोच होती थी कि हम क्या करते थे, पहले पेशेंट को कहते थे 3 महीने ये सब करो। हम्म। पेशेंट 3 महीने बाद आता था, ब्लड प्रेशर थोड़ा और बढ़ गया, कहते थे और करो, भाई नहीं करो बहुत जरूरी है। फिर वो 3-6 महीने बाद आता था, ब्लड प्रेशर और बढ़ गया, और इस बीच में उसकी किडनी असर हो गई, इस बीच में उसको हार्ट पे असर आ गया। अब उसका हार्ट का भी इलाज करो, किडनी का भी इलाज करो, ब्लड प्रेशर का भी इलाज करो। तो अब रिवर्स हो गया है अप्रोच। पहले इलाज शुरू कर दो, साथ साथ उसको गाइड करते रहो, अगर वो कर लेता है तो दवाई बंद कर दो, अगर वो और नहीं करता है तो कम से कम उसकी किडनी तो नहीं फेल होगी, हार्ट तो नहीं फेल होगा। जी तो अब जी। हमारी अप्रोच ये हो गई है। इसका डॉक्टर साहब खान पान से भी कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि जीएम अग्रवाल साहब ने बहुत लंबा मैसेज भी लिखा, फूड अलोन इज रिस्पांसिबल फॉर चेंजेस इन पैरामीटर्स ऑफ हार्ट, किडनी, लंग, लिवर, मेंटल बिलेबल्स below 100 plus years. Human body is perfect for 100 plus years. No medicine is needed except change in food intake. Food is complete and perfect medicine. Medicine can only be stopped by proper changes in daily food. Surprise. Vegans are equally exposed to this food, and only food C we continue same amount of food after 25 plus years, while our growth of height weight is stopped. Good days. उनका एक मैसेज है, तो फूड का हम लोग का बीपी से क्या रिलेशन है? फूड में वही कॉमन सी चीजें हैं कि अगर आपका सिंपल फूड है, समय से फूड है ना, साल्ट इंटेक कम है, ओवरऑल ऑयली इंटेक कम है, तो सारी चीजें अगर आपका नॉर्मल सी डाइट है, टाइम फिक्स है खाने के, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है फूड के। लेकिन आपका कोई टाइमिंग नहीं है, आप ओवर कैलोरीज ले लेते हैं, आप वजन बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो वो निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा के ऊपर। तो साल्ट इंटेक अपने आप में एक प्रॉपर असर डालता है सीधा सीधा, और दूसरा हाई कैलोरी वाले जो वजन बढ़ जाता है तो वो एक असर डालता है ब्लड प्रेशर बढ़ाने पे। ब्लड प्रेशर बढ़ाना अगर कम करना है, लाइफ स्टाइल की बात करें, तो ये चीजें आपको जरूर करनी पड़ेंगी। आपको वेट कम करना पड़ेगा, आपको साल्ट कम करना पड़ेगा, आपको स्मोकिंग बंद करनी, स्मोकिंग या टोबैको किसी भी फॉर्म में वो आपको बंद करना होगा। ये अब डॉक्टर डॉक्टर आपको नहीं लगता कि जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं टीवी पे कि ये भुजिया खाइए, अमिताभ बच्चन खा रहे हैं, ये कुरकुरे खाइए, ये चिप्स खाइए, मतलब हाईली सैचुरेटेड विद सॉल्ट, और दे आर रियली डेंजरस टू हार्ट के लिए भी कह लीजिए, किडनी के लिए भी कह लीजिए, बीपी के लिए भी कह लीजिए। वाई कांट भी रन है, जिसे कहते हैं एक तरीके जहाज चलाया जाए इसी बात पे कि साहब ये सब बंद करिए। आप लोगों को कह रहे हैं एट द एज ऑफ 80 प्लस दिखा रहे हैं अमिताभ बच्चन, जिसका अपना लिवर 1/3 नहीं काम कर रहा, क्यों भुजिया खा रहा है, और हम लोग को कह रहे हैं आप लोग खाइए। हमको सोचते हैं 82 साल का आदमी खा रहा है, चलो हम भी थोड़ा खा लें, और यही हम लोग का रिवर्स ये इफेक्ट करता है बीपी बढ़ाने में। सबसे ज्यादा इफेक्टिव यही है। ये अब क्या है ना कि जब वेस्टर्नाइजेशन हो गया, तो अभी सभी लोग कंज्यूमरिज्म वाला एक वो एरा चल रहा है ये, तो वो इसी को बढ़ा रहे हैं। अब जैसे गुटखे का भी ऐड देंगे, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं ये गुटखे का ऐड देंगे, तो अब ऐड देंगे तो भाई इम्पैक्ट तो आएगा यंग जनरेशन पर। तो लेकिन अब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है इसमें, नीचे ये एक लाइन लिख देंगे। अनफॉर्चुनेट पार्ट है लाइफ हमारे उसका। डॉक्टर डॉक्टर एक क्वेश्चन मैंने पूछा है, इको और ये ईसीजी हाउ ऑफन करवानी चाहिए? एक नॉर्मल फर्क के दवाई भी लेगा आदमी, एवरीथिंग लुक्स नॉर्मल, बट हाउ ऑफन दैट इको टेस्ट एंड ईसीजी शुड बी टेस्ट गॉट डन? देखिए ऐसा अगर कभी नहीं कराया गया है तो जरूर करा लेना चाहिए, लेकिन ऐसे साइलेंटली कराना ऐसा रिकमेंडेड नहीं है कि आप जरूर कराते रहें। लेकिन हाँ, आपको ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज भी है, तो हम लोग कहते हैं कि अगर आप एक दिन में मतलब साल में एक बार भी आप करा लेते हैं तो इट्स गुड। लेकिन सिर्फ ब्लड प्रेशर है, कंट्रोल चलता रहता है, कभी ऐसा नहीं रहा, तो इको एक बार तो बेसलाइन इको जरूर होना चाहिए। इसके अलावा कभी भी ऐसा लगे कि अब अनयूजुअल सिम्टम्स कोई आ गए हैं तो तब कराना चाहिए। ऐसा रिकमेंडेड नहीं है कि आप हर साल जरूर कराना ही कराना है आपने, लेकिन नहीं, अगर एक बार तो हर साल जरूर कराने कराना में, है। हर साल कराने में अगर तसल्ली हो जाती है एवरीथिंग ओके तो इट हेल्प्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर अफोर्डेबिलिटी है तो बिल्कुल हाँ, कराने में इको इज बेटर ऑप्शन, कि आपको भाई उसके नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहे हैं। और फिर लेकिन ये होता है कि आप अननेसेसरी किसी चीज को क्यों कराएं। नहीं लेकिन जैसे एज है 60-70 साल हो गए तो करवाने में हर थोड़ा ही है बेनिफिट, कोई इट नुकसान हेल्प्स यू नहीं है, दैट इसका कोई साइड ओके। इफेक्ट नहीं है, इन जांचों का हाँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर जो इन्वेजिव, जैसे अब एंजियोग्राफी, कोई कहे कि हर साल में एंजियोग्राफी कराऊं, तो मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं करानी। हाँ, तो इको तो एंजियोग्राफी तो करवा एक तरह लेनी की चाहिए। एश्योरेंस है कि मेरी हार्ट की नसें ठीक है। हाँ, तो इको तो करवा लेनी चाहिए। हाँ, इको करा, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो कराने में कोई बुराई नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं है, सिवाय आपका पैसा लॉस हो रहा है थोड़ा सा। अदरवाइज कोई नुकसान नहीं है, अगर आपको ये कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ चलो मेरा हार्ट ठीक है, तो कराने में। एग्जैक्टली।
नहीं साहब, ये भी जो सवाल हम लोग कर रहे थे पीछे, तो युवा पीढ़ी के लिए, तो उसमें अभी जैसे युवाओं को भी काफी देखा गया, जो जिम में गए उनके भी हार्ट अटैक से डेथ हुई। और एक जो नया फैशन चल गया है जो युवा पीढ़ी के अंदर, वहां जो जाके वो तो करते ही करते हैं, साथ में जो एक क्या प्रोटीन लेते हैं, वो प्रोटीन कितने हेल्पफुल है, मतलब हमें नहीं पता उस प्रोटीन से मतलब क्या। कई केसेस में देखा गया वो प्रोटीन एक्सेस हो गए हैं, उस प्रोटीन से उनको लीवर पे इफेक्ट आया है, मतलब। तो कहीं वो मसल्स बनाने के चक्कर में, या कहीं वो फिल्म क्या बनाते हैं उस तरह से, हमें तो पता नहीं क्या 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 बनाते हैं। तो बेसिकली ये ये जो प्रोटीन हम्म ये भी एक वो जिसे कहना चाहिए उनका एक साइड बिजनेस टाइप का बन गया है, तो उसमें क्योंकि जल्दी मास बिल्ड हो जाता है, उसमें क्रिएटिनिन भी होता है, प्रोटीन भी हम्म होता है, प्लस एक्सरसाइज के साथ देखिए प्रोटीन इंटेक तो होना ही चाहिए। हम्म लेकिन वो प्रोटीन हम डाइट से भी मेंटेन कर सकते हैं, या नॉर्मल वे प्रोटीन है उससे भी मेंटेन कर सकते हैं, हम दालों से भी कर सकते हैं। हम अगर कुछ लोग जो खाते हैं तो वो एग्स पर भी जा सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल उससे सोर्सेज से भी हम प्रोटीन एडिक्वेट ले सकते हैं, चाहे वो हम पनीर के फॉर्म में लें, चाहे हम दूध के फॉर्म में लें, दही लें, मट्ठा लें, सब में ही प्रोटीन होता है। इसके अलावा दालें लें, उन सब से भी पूरा हो सकता है। लेकिन सोया है, सोया से भी ले सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि वो उनको कुछ प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तो कुछ ऐसी चीजें उसमें एडिटिव कर देते हैं ताकि वो एक इस तरीके का कि मसल्स थोड़ा जल्दी बिल्ड हो जाए, तो वो हार्मफुल है और बहुत ज्यादा हो रहा है। उसकी वजह से लोगों को ब्लड प्रेशर तक बहुत बढ़ा है, मैंने देखा है। ब्लड प्रेशर बढ़ा है, किडनी पर असर आया है, लीवर पर असर आया है। तो ये हम लोग बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो आता है इस तरीके से। तो ये ए, तो एक हम बंद लोग हो, देखते हैं कि युवा पीढ़ी की सच्चाई में, जैसे कहीं हम जाते हैं तो साथ में वो कोल्ड ड्रिंक साथ में मिलती है, तो वो भी मैंने देखा कि युवा बड़ा लाइक करता है उस चीज को, मतलब। बहुत गलत है, अच्छा, सबसे बहुत। गलत काम। हाँ, इतना। एक्चुअली क्या है कि कोल्ड ड्रिंक्स का चलन ना आया है, क्योंकि जो ये जो आपको मैं अभी कुछ समय पहले यूएस गया था, हम्म तो मैंने सोचा वेज खा कुछ मिल रहा है, तो वहाँ लंच में जब हमारी कॉन्फ्रेंस थी डॉक्टर्स की, तो मैंने कहा चलो वेज है, देता हूँ देखता हूँ। वहाँ इतना ड्राई खाना होता है कि वो अंदर जा ही नहीं सकता आपके अंदर। हम्म वो वेजिटेबल वो बना रखे होते हैं कुछ, वो ब्रेड ब्रेड सी, और उसमें मैंने कहा चलो ये चीज भरी हुई है। वो क्या करते हैं, उसमें ऑयल ऑयल की शीशी भी देते हैं, हम्म एडिबल ऑयल होता है, और उसमें कच्चा ऑयल डालो, वो इतना खराब लगता है। साथ में वो कोल्ड ड्रिंक भी देते हैं, हम्म। क्योंकि उसके अंदर तो तरीके के बिना वो अंदर जा ही नहीं सकता। मैं नहीं खा पाया उसको, मुझे छोड़ना ही पड़ा। मैं कभी खाना बचाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे वहां पर जब वो मैंने ले तो लिया उस पैकेट को, लेकिन मैं उसको नहीं खा पाया। तो वहां का खाना ही ऐसा है कि वो बिना उसके जाएगा ही नहीं, लिक्विड आप कुछ नहीं ले रहे हैं तो। वही बर्गर वर्गर यहाँ खाते हैं, यही इसीलिए वो बेचते हैं केएफसी में कि ये कॉम्बो कॉम्बो कॉम्बो, कि दोनों चीजों का कॉम्बो है, कोल्ड ड्रिंक के साथ लो। और हम्म वो उनको आदत पड़ जाती है, एडिक्टिंग होती है वो घर में भी खाना खाते हैं, तो फिर कोल्ड ड्रिंक लेकर के ग्लास लेकर के बैठ जाते हैं साथ में, खाने घर के खाने के साथ भी। हम्म। उनको तो एक एडिक्शन बन गया है ये बेसिकली, इस वजह से ये वो जो लोग। हमारी फूड हैबिट्स है ना, ये कहीं ना कहीं हमको खुद को ही डैमेज कर रहे हैं, मतलब हम किसी और को क्या दोष दें। फूड हैबिट्स भी जो हमारी ना, और कहीं ना कहीं इसमें ये भी हुआ है कि फूड हैबिट्स के अंदर जल्दी कुछ चीज, जैसे चाउमीन आती है, वो आई फटाफट पक गई, या दे दिया, या ब्रेड पे 2 पीस लगा दिए, मतलब कहीं ना कहीं फास्ट जिसे कहते हैं ना, बस पेट में जाना चाहिए, वो क्या जाना चाहिए फास्ट, क्या। तो उसने भी कहीं ना कहीं हमको ये डैमेज किया है, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से प्रमोद शर्मा जी बार बार हाथ अपना स्वागत कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, मतलब आप कुछ पूछना चाहते हैं या जी, ताली बजा रहे हैं? हाँ ये पूछ रहा हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार, बताइए। तब मेरे को ऐसे है, मैंने किडनी डोनेट की थी इस बार मई में। हम्म, किडनी डोनेशन के बाद में क्या हुआ कि बाकी मेरा ब्लड प्रेशर तो 150 के करीब पहुंचा मैक्सिमम। जो हम्म, एक दो बार चेक किया तो कोई खास नहीं था। तो वो हम्म, डॉक्टर लोग कहते कहते कोई खास नहीं, इसके लिए कोई मेडिसिन चाहिए। अब हम्म, उसके बाद में मैं नॉर्मल तो ठीक रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर हम्म, मॉर्निंग में मैं 4:30 उठ के ना वॉक के लिए जाता हूँ। हम्म, तो 1 किलोमीटर जाने के बाद थोड़ा लगता है मेरे को कि अनईजी फील होता है, तो मैं बैठ जाता हूँ। तो 2 मिनट बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर मैं हम्म, चलने लगता हूँ, फिर कुछ नहीं होता। तो हम्म, ज्यादा तो एक्सरसाइज नहीं करता, बस यही करता हूँ मैं सब हम्म। मॉर्निंग में। तो इससे कोई इफेक्ट तो नहीं जाता? बिल्कुल, अगर आपको ऐसा हो रहा है जो पहले नहीं होता था, अब हाँ एक जी, हाँ जी। किलोमीटर चलने पर हो रहा है, तो आपको किडनी के साथ साथ आपको हार्ट का भी इवैल्यूएशन कराना चाहिए। अपने जो अ, दिल है ना, दिल के बारे में भी कुछ चेकअप्स होने चाहिए, ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी वगैरह होना वो चाहिए। तो उस समय तो हुआ था, उसमें सब कुछ नॉर्मल था। एक बार दोबारा करा लीजिए, अगर प्रॉब्लम लग रही है ना, तो एक हाँ बार जी, हाँ दोबारा जी। होना चाहिए इवैल्यूएट। और आपको हो सकता है कि ब्लड प्रेशर की कोई ऐसी दवाई जो हार्ट को भी थोड़ा सपोर्ट कर दे और ब्लड प्रेशर को भी थोड़ा नीचे करे, आई तो सी। शायद जरूरत हो, तो वो आपको लेना चाहिए। और एक बार डॉक्टर से दोबारा से तो मिलिए। बीपी 150 नॉर्मल है क्या बीपी? थोड़ा ज्यादा है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर नीचे लाने की जरूरत हो, हार्ट उसको स्ट्रेस मान रहा हो। अच्छा है। तो
नहीं, थोड़ा वैसे तो मेरी एज भी अब 68 है, तो 68 में तो मेरे ख्याल 150 कैसे नॉर्मल है वो बता रहे थे। नहीं नहीं नहीं, देखिए अगर आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है ना, जो 1 किलोमीटर जाकर के आप रुकना पड़ता है, तो ये ठीक नहीं है ना। अच्छा जी। तो इसलिए आपको एक बार इवेल्युएट करा लेना चाहिए। मजबूरी है, कुछ और हो नहीं सकता तो बात अलग है। नहीं नहीं, करवा लेंगे लेकिन करवा लेंगे करवा लेंगे। क्या नहीं इसी है तो करवाऊँ इससे, क्या क्या कराऊँ? ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी होना चाहिए। इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है जी। एक बार थैंक यू। कार्डियोलॉजिस्ट को, कार्डियोलॉजिस्ट सिर्फ जांच कराने से काम नहीं चलेगा, किसी के हार्ट के डॉक्टर को दिखाएंगे, अच्छे डॉक्टर को, तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो ज्यादा बेटर सही निर्णय ले पाएंगे क्वालिफाइड डॉक्टर ठीक के है साथ। सर, राइट, थैंक यू सर। अच्छा, किसी और का प्रश्न हो खोल के पूछ सकते हैं। स्वागत है। हाँ बल्कि हम तो आज चौधरी साहब का स्वागत करेंगे, जो बीमारी हाँ छोड़ के आज वापस आए, उनकी जी हाँ स्क्रीनिंग जी दिख रही है। वी हाँ। वेलकम हिम बैक। हम्म, तो 6 दिन एडमिट हो गया है। हाँ डॉक्टर साहब, ये पानी जो आपने पिया, जैसे अभी इसी पे क्वेश्चन था मेरा, कि पानी पीते रहने से बीपी पे कुछ असर पड़ता है? कि उसको लगा था ज्यादा पानी पिया करो, पानी खूब पीना चाहिए। तो अपनी आदत है, सुबह उठते ही शुरू हो जाते हैं 1.5 से 2 लीटर पानी शुरू पीना, गर्म पीना, ठंडा पीना, सब करते रहते हैं। ठंडा तो नहीं, मतलब गर्म ही गर्म पीना, हॉट, काफी हॉट। तो इससे पीने से भी कुछ, मतलब ज्यादा पानी इंटेक, वाटर इंटेक से कुछ फर्क पड़ता है बीपी पे? देखिए जो हम पानी पीते हैं ना, उसका एक पर्पज होता है कि हम शरीर से जो हमारे टॉक्सिन्स हैं, हम्म। क्योंकि जो भी हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, तो कुछ हमारे ऐसे बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स फॉर्म होते हैं जो बॉडी से निकलने जरूरी होते हैं। अगर वो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे और केमिकल्स फॉर्म में होते हैं जो टॉक्सिन्स बनते हैं बॉडी के अंदर, अगर वो यूरिन के रास्ते निकलते रहेंगे या पसीने के रास्ते निकलते रहेंगे, तो वो उनके इफेक्ट्स, जो चाहे वो ब्लड प्रेशर बढ़ाने में हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो वो एक तरह से टॉक्सिन्स को निकालने में हेल्प करते हैं, डिटॉक्सिफाई करती है बॉडी को। तो जब डिटॉक्सिफिकेशन होगा, तो एक तरीके का ये हेल्प कर सकता है ब्लड प्रेशर में। ऐसा कोई एविडेंस तो नहीं है कि ये करेगा ब्लड प्रेशर रिड्यूस, लेकिन बिल्कुल कर सकता है। अगर हम उस तरीके से सोचें, हाइपोथेसिस की बात करें कि इसको इफेक्ट, कोई टॉक्सिन्स निकालने में, बाहर निकालने में मदद करेगा, और टॉक्सिन्स निकलेंगे तो ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल की तरफ जाना चाहिए वाटर इनटेक से। वो अच्छा, खूब फुल अमाउंट ऑफ वाटर सभी को लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब 7 बज रहे हैं, तो मैं एक अपनी तरफ से लास्ट क्वेश्चन, टॉक्सिन की बात आई, एक आजकल ये बहुत चल पड़ा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। वो तरह तरह के कोर्सेज, डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, ये लीजिए डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, उधर कर लीजिए, उधर कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। एग्जैक्टली व्हाट आर द, जैसे आपने कहा कि हम लोग, जरूरी नहीं कि हम लोग प्रोटीन शेक ही लें, पनीर खा लीजिए, दही खा लीजिए, दूध पी लीजिए, आपको प्रोटीन और नेचुरल वे में जो चीजें बॉडी को मिलती हैं, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। और बिल्कुल। कोई भी आप अननेचुरल फॉर्म में लेंगे, उस तरह से लेंगे, दैट इज गोइंग टू हार्म इट, क्योंकि एब्जॉर्ब करना या सब करना उस हिसाब से। तो उसी हिसाब से डिटॉक्सिफिकेशन का नेचुरल तरीका क्या है? अभी तो आपने जैसे पानी का बताया, वाटर इनटेक, इज देयर एनी अदर वे जिसमें कहा जाए हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर? क्योंकि ये बहुत चल रहा है आजकल। जैसे एक स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वो लोग तो आप लोग करते रहते हो रोजाना, क्योंकि जो माइंड में इतनी गलत गलत चीजें दिन भर आती हैं, उसको निकालने का आप लोगों का एक अच्छा तरीका है कि आप लोग बैठते हो, डिस्कस करते हो। ये जो मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको फिट रखने के लिए। आप 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग जो भी बैठते हो, तो इस तरीके पर आप बात करते हो, तो ये एक बहुत अच्छी सी चीज है। तो ये भी अपने आप में एक डिटॉक्सिफिकेशन है, क्योंकि हमारी जो हेल्थ है ना, हेल्थ कहते हैं कि हेल्थ इज नॉट ए फिजिकल स्टेट, इट्स अ मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल वेलबींग, सभी कुछ चाहिए। और सभी को आपको डिटॉक्सिफाई करने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तो आपको स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए, वो भी एक डिटॉक्सिफिकेशन है। जैसे वाटर का तो डेली आपका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हर चीज आप खा रहे हैं, कुछ चीजें गलत हैं जो शरीर के अंदर इकट्ठी हो रही हैं, उसको आप निकाल रहे हैं। अब आयुर्वेद में कई सारी चीजें बनी हुई हैं, अब उसका मुझे बहुत सारी जानकारी तो नहीं है कि आयुर्वेद किस तरीके से वो लोग डिटॉक्सिफाई करते हैं। कुछ लेप लगाते हैं, कुछ मसाज करते हैं, कुछ कई सारी चीजें हैं, तो मसल्स को रिलैक्स करते हैं। तो वो एक अपना उनका डिटॉक्सिफिकेशन का तरीका है, वो हम लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में कि वो कितना हेल्पफुल है। लेकिन लोग कहते हैं, जो लोग उसको यूज करते हैं, वो कहते हैं कि हमें अच्छा लग रहा है। तो मैं तो ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि साइंटिफिकली हमारी एलोपैथ में इस तरीके की प्रोसेस है नहीं, पंचकर्मा और ये सब चीजें करने का, कि इससे डॉक्टर कुछ। साहब, एक बार जब पैसा खर्चा हो जाता है ना, कि किसी इस तरह पे करा आता है, तो फिर नहीं भी अच्छा लग रहा, तब भी कहता अच्छा लग रहा है कि ही हैज टू जस्टिफाई कि मैंने ये क्यों किया।
मेंटल एक होती है सर, कहीं ना कहीं चीजें। अच्छा, पानी पीने का एक ये भी हम बताएं आपको डॉक्टर साहब, कि कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा पानी पीने से स्वेलिंग आती है, बॉडी में एब्जॉर्ब करती है, तो ज्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं सुबह उठते ही आप 1-1.5 लीटर पानी पीजिए। एक हमारी यूरोलॉजिस्ट से बात हुई, यहाँ पे काफी सीनियर यूरोलॉजिस्ट है कानपुर में, उनका नहीं, सुबह पानी ऐसे जबरदस्ती नहीं पीना चाहिए, प्यास लगी तो पियो, या जबरदस्ती क्यों पियोगे। ये सब चीजें थोड़ी सी मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी चलती हैं। बेसिकली बिल्कुल वाकई कंट्रोडिक्टरी है, लेकिन मेन चीज ये है कि डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, आपका कि समर सीजन है या विंटर सीजन है, जबरदस्ती करने से पानी ज्यादा पी लेंगे तो ऐसा कोई नुकसान, अगर आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल है तो पानी इज नॉट गोइंग टू हार्म यू। लेकिन अगर आपका हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट आपका ब्लड नहीं पंप कर पा रहा, किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, तो नेचुरली डॉक्टर आपके पानी को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। और अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है तो आप जितना भी पानी पिए तो बॉडी वो निकाल देगी, चाहे वो पसीने के रूप में निकाले या पेशाब के रूप में निकाले। तो लेकिन पानी पीना चाहिए, एडुकेट अमाउंट जरूर होना चाहिए। वो हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए, जैसे जिन लोगों को किडनी स्टोन फॉर्मेशन की चांसेस होते हैं तो उनको थोड़ा और ज्यादा पीने की जरूरत होती है। किडनी स्टोन वहाँ फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब जितना आपको फ्लश करने के लिए वाटर चाहिए उतना आप ना दे रहे हैं, तो वहाँ पे छोटे छोटे कण पहले इकट्ठे होते हैं, फिर वो स्टोन फॉर्म बन जाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को तो खासतौर से वाटर इनटेक नॉर्मली, अगर मुझे 2 लीटर चाहिए तो उनको 3 लीटर चाहिए, मुझे 3 चाहिए तो उनको 5 लीटर चाहिए। तो वो 5 लीटर कैसे पूरा करें, सुबह एक साथ इकट्ठा पी करके करें। बेटर तो यही है कि दिन में डिवाइड करके किया जाए, क्योंकि एक साथ आएगा तो वो बॉडी उसको फटाफट निकालेगी। तो अच्छा नॉर्मली ये प्रैक्टिस, मैं तो डॉक्टर्स कहते हैं 1 या 1.5 गिलास से ज्यादा नहीं पीता हूँ सुबह उठ करके। लेकिन आई ट्राई टू हैव वाटर, एडिक्वेट वाटर, जितना मुझे चाहिए कि मुझे बस इतना है कि यूरिन के लिए रात में उठना पड़ रहा है तो गड़बड़ है। आप इतना पियो, रात में सो करके पियो, फिर रात में 3 बार उठो तो वो भी गलत है। तो एक एडिक्वेट अमाउंट जो आपको, जिससे आपका यूरिन आउटपुट ठीक से दिन में होता रहे और आपको कंफर्टेबल लग रहा है, उतना लेने में कोई harm हाँ, डॉक्टर साहब, ये पानी की जब बात चली है तो पानी में ये कहते हैं कि जब हम लोग स्नान करके आए तो स्नान करके आधा गिलास या 1 गिलास पानी पीना चाहिए। वो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड प्रेशर को डाउन करता है। ये क्या मिथ है या एक्चुअल में वो वास्तव में डाउन करता है? दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसे बाथरूम में आप नहाने गए तो कुछ लोग, जैसे शावर होता है तो शावर पे डायरेक्ट अपना हेड पे मत डालिएगा, पहले नीचे से स्टार्ट कीजिएगा, ताकि वो ब्लड प्रेशर के अंदर, कहते हैं कि अगर आपने ऊपर से एकदम करेंगे तो उसकी एनर्जी लेवल्स है। तो क्या ये मिथ है या एक्यूरेट ये है कि पहले पैरों पे करके चले मतलब? देखिए, अगर साइंटिफिकली सोचें तो कोई हार्म नहीं है कि हम नीचे से शुरू करें। ये जो ब्रेन को सर्कुलेशन की सप्लाई में बिल्कुल डिफरेंसेस आ सकते हैं, तो वो अपने आप को तंग कर सकते हैं। पानी, ये सब चीजों का आयुर्वेद में है एक्चुअली सारी चीजें। तो हम्म इतना ज्यादा डिटेल में आयुर्वेद के बारे में जानकारी मुझको है नहीं। हम्म अब आपने मुझे बहुत सारा वो, मैं बता रहा था कि ये कोई पिटारा तो आप मुझे खोलेंगे ही के बारे में नहीं, अभी क्योंकि पानी खत्म नहीं हुआ साहब, फिर इसमें एक और है क्या, जैसे रात में आप बाई चांस उठे यूरिन के लिए, तो जितना आप करके आए उतना पानी फिर पी के सोइएगा। ये भी क्या मिथ है या एक्चुअल सही है मतलब? अगर आपने किया तो फिर पानी इंटेक देखिए, कीजिएगा। बेसिकली देखो, पी कर आए करके आइए, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल चीजें नहीं है, क्योंकि आप बार बार उठते रहेंगे। वरना तो हम लोग जैसे एलोपैथी में हम लोग क्या कहते हैं कि भाई अगर आपको रात को ज्यादा बार उठना पड़ रहा है तो जो भी पानी आपको लेना है, आप शाम को 6-7 बजे तक पानी पी जाओ, उसके बाद तो आप पानी पियो ना, ताकि रात में ना उठो। क्योंकि स्लीप अगर डिस्टर्ब रही, आपने रात में 3 बार उठ गए तो आपका ब्लड प्रेशर तो वैसे ही बढ़ जाना है। नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माफ कीजिएगा, जैसे कि आप खाना, आप शादी ब्याह में गए हो तो आपने कुछ ऑयली खा लिया, तो उसमें कहते हैं हम्म। फिर 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिएगा। तो गुनगुना पानी पीने से कहते हैं कि जो उसका जो चीजें हैं वो सप्रेस हो जाती है, मतलब चीजें। तो अब ये पता नहीं ये क्या चीज है नहीं, मतलब, मुझे तो या मुझे आपको बल्कि मुझे मुझे मैं अगर सोचता हूँ या एलोपैथ के हिसाब से सोचता हूँ, तो अगर आप पहले तो खाना खाने के साथ में तो पानी पीना ही नहीं चाहिए। हाँ, ठीक है, क्योंकि आपको जो गैस्ट्रिक जूसेस है उनको आप डाइल्यूट कर देंगे। आपकी बॉडी को जो आपने खाना खाया उसके हिसाब से आपकी गैस्ट्रिक जूसेस निकालेगी। आप उसमें पानी डाल देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो इसलिए पानी तो हमेशा 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए, साथ में नहीं पीना चाहिए। मैं तो नहीं पीता हूँ, चलिए। और मैंने यही चलिए, सीखा है। पानी पे बातें, हमारी मिसेज सुषमा शर्मा जी ने क्वेश्चन पुट अप किया, मैं सब आप ही पूछे क्या लिखा है उन्होंने? पानी, पानी तेरा रंग कैसा? वो लिख रही है, इज आर ओ वाटर इज गुड? आरओ वाटर इज गुड टू ड्रिंक और नॉर्मल वाटर, आरओ वाटर के बारे में पूछा हम्म उन्होंने। देखिए, हमेशा ना मेन चीज है कि जैसे आपके एरिया का टीडीएस क्या है, ये हम्म इम्पोर्टेंट।
सही कह रहा टीडीएस रफली हमारा 100 से 200 300 के आसपास अगर है टीडीएस, तो इट्स ओके, यू कैन यूज इट। बस फिल्टर आप यूज करें, आपको आरओ की जरूरत नहीं है। हम्म। जैसे गोविंदपुरम में टीडीएस लगभग इसी रेंज में है, तो मैं आरओ नहीं यूज करता हूँ। पिछले करीब 20-25 साल हम लोग को गोविंदपुरम में रहते हो गए, मैंने कभी आरओ यूज नहीं किया है। और ठीक सायाबाद है, में जाते हैं, सायाबाद के अंदर क्या ज्यादा है? जैसे इधर की तरफ विजयनगर में ज्यादा है, ज्यादा, साहिबाबाद में ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यमुना के आसपास के एरिया में ज्यादा है, तो जी जी। वहां पर आरओ की जरूरत है। और उसमें आपको टीडीएस उसका मेंटेन करना चाहिए। फिल्ट्रेशन तो है, लेकिन टीडीएस अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका टीडीएस 50 से भी नीचे रह गया, तो 100 से नीचे टीडीएस नहीं रहना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और टीडीएस को 100 से ऊपर ही रखना चाहिए, नहीं तो मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है बोन्स में, तो फ्रैक्चर रिस्क बढ़ जाता है। पर तो डॉक्टर साहब, इसमें इसलिए आजकल आरओ में भी एल्काइन से आ गए हैं, एल्काइन आरओ आ गए हैं आजकल। हेल्पलाइन का भी बहुत बड़ा चैप्टर शुरू हो गया है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक अलग से डिस्कशन हाँ। रखेंगे, मैं भी थोड़ी सी नॉलेज गेन कर लूं और फिर हम हाँ। डिटेल में बात करें। थोड़ा सा इसमें मेरी इतनी नॉलेज शायद नहीं है, क्योंकि आरओ का उसमें हेल्पलाइन वाटर अपने आप में एक वो एक अलग थ्योरी आ रही है, किस तरीके से वो बेटर करेगा। है एक पूरी थ्योरी है इस बारे में भी, तो बहुत सारा वो है, पिंडारा बॉक्स है ये, तो इसके बारे में तो पूरी डिटेल में ही चर्चा होने की जरूरत है। चलिए, एक क्वेश्चन और है डॉक्टर, जैसे भी आया मेरे पास उस पर व्हाट्सएप पे। जैसे बहुत से लोग फास्ट करते हैं, जैसे मंडे का कर लिया, तो कोई ट्यूजडे करते हैं, कुछ होते हैं, और वो रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं, तो जिस दिन वो अपना फास्ट रखते हैं, पूर्णमासी का या एकादशी का या मंडे ट्यूजडे का, तो क्या उस दिन उसको मेडिसिन में क्या ब्लड प्रेशर चेक करें या कम करें, कैसे करें? क्योंकि उस दिन तो इंटेक कम रहता है ना उनका। हाँ, देखिए इंटेक में ना बेसिकली खाना खाने से तो ब्लड प्रेशर पे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा वाटर इंटेक से। हम्म। ठीक है, या थोड़ा बहुत साल्ट इंटेक आपका बहुत ज्यादा होता है तो फर्क पड़ेगा। अगर वैसे ही आप साल्ट इंटेक उतना ज्यादा लेते ही नहीं है नॉर्मल में भी, तो इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ये कि आपको ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि उस दिन फास्ट रखने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो चला जाता है एज कम्पेयर टू अदर डेज, तो हो सकता है कि आपको उन दिनों मेडिसिन स्किप करनी पड़े या डोज हाफ करनी पड़े, तो ये आपको डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज फास्ट है तो मैं ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खाऊंगा, तो उसके निगेटिव इफेक्ट पड़ने के चांसेस ज्यादा हैं। तो देखो, एक एक सवाल और है, जैसे कि अक्सर पेशेंट को तो मेडिसिन के संग ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। डॉक्टर साहब जो प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, उसी पे वो मेडिकल स्टोर पे जाता है। कुछ पढ़े लिखे होते हैं, वो उसी तरह की मेडिसिन ले लेते हैं। कभी कभी मेडिकल स्टोर वाला भी जो है, उससे मिलता जुलता चार्ट दे देता है कई बार, वो मेडिसिन ही देता है जो डॉक्टर साहब ने लिखी है। इसमें एक सवाल हो रहा था कि कई बार डॉक्टर भी जो होते हैं मेडिसिन में स्टेरॉइड दे देते हैं। वो बहुत से तो बता देते हैं भाई आपको बीपी शुगर है, तो स्टेरॉइड से उसकी जो है शुगर लेवल बढ़ जाता है, उसको 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 बात का ज्ञान नहीं होता। मतलब कई डॉक्टर तो बता देंगे आपको बढ़ेगा, कई डॉक्टर नहीं बता पाते इस चीज को। ये भी कई बार मैं समझता हूँ बड़ा क्योंकि हर एक को तो ज्ञान होता नहीं कि उसकी मेडिसिन कौन सी दी गई है। देखिए, ये तो डॉक्टर की ड्यूटी है। अगर वो डॉक्टर नहीं बता रहा है तो ये डॉक्टर की गलती है, हम्म। या डॉक्टर वो नहीं पूछ रहा है कि आपको ब्लड प्रेशर या शुगर है और बिना पूछे या प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो ये भी उसकी गलती है। हम्म। अगर वो क्वालिफाइड डॉक्टर है, वो कंसीडर करता है कि मैं क्वालिफाइड हूँ, हम्म। तो उसको ये सब उसको पूछना भी चाहिए और उसको पेशेंट को बताना भी चाहिए कि इससे ये चेंज होने वाला है, तो आपको इसको मॉनिटर करना चाहिए। चाहे वो ब्लड प्रेशर की बात हो, क्योंकि स्टेरॉइड से ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और शुगर भी बढ़ेगा। क्योंकि ये सब सवाल ये मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से हो गया था कि मुझे मुझे मेट्रोल दिया गया, तो मुझे मालूम था कि स्टेरॉइड है, तो उस टाइम मुझे ध्यान नहीं दिया। मतलब तो ये चीजें कई बार बड़ी डेंजरस हो जाती हैं। मतलब कि अब आज के टाइम में पेशेंट तो एक लेमैन है ना, तो वैसे से डॉक्टर या वकील के पास जाता है, तो वो तो इतना ज्यादा दिमाग लगाता नहीं अपना, वो तो कहता है जो डॉक्टर साहब ने कह दिया, जो वकील ने लगाना कह भी नहीं चाहिए खैर। दिया। लेकिन ये कई बार बिजी होने की वजह से हो सकता है कुछ डॉक्टर ना कर पा रहे हो, लेकिन ये गलत है, नहीं होना चाहिए आइडियली। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स है इसमें कि जैसे आप अभी जो भी। इसमें जो बात चली, तो जैसे अभी कोरोना के टाइम में कुछ स्टेरॉइड दिए गए, मतलब तो क्या उसके साइड इफेक्ट अभी साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी आ सकते हैं, मतलब उसके ऐसा भी देखा नहीं, गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ? ठीक। ये बेसिकली अगर आपने कुछ समय के लिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए लिए, तो कोई इफेक्ट लॉन्ग इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, आपके सालों साल चले हैं तो बिल्कुल इफेक्ट रहेगा फिर लंबे समय तक। लेकिन 1 2 3 हफ्ते में कुछ नहीं होगा, 5 दिन में कुछ नहीं होगा। वो 5 दिन लेंगे तो मुश्किल से हफ्ता 10 दिन के लिए गड़बड़ होगा, अगर 5 दिन के लिए लेना पड़े। कई बार हो जाती है एलर्जी जैसे हो गई बहुत ज्यादा, तो उसको 2 3 दिन 5 दिन के लिए देना पड़ता है स्टेरॉइड, 1 2 डोजेस देनी पड़ती हैं, तो उसमें नहीं फर्क पड़ता। लेकिन हाँ, अगर हम 5 दिन या उससे ज्यादा दे रहे हैं, तो हम पेशेंट से हमें कंफर्म कर लेना चाहिए और कितनी डोज हम देना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम फुल डोज में देना चाहते हैं, बहुत ज्यादा डोज देना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमें
पहले ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि उसका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर दोनों कंट्रोल में हो। इसको मतलब जो रिड्यूस करते हैं तो हायर एमजी से फिर कम एमजी पर बंद करते हैं ना सर? हाँ जी, पहले पहले हायर एमजी डिपेंड से। ये करता है, अगर मुझे देना ही 3 दिन है तो हम्म, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिया बंद कर दिया। लेकिन अगर ठीक। मुझे 2-3 हफ्ते देने की जरूरत है किसी को स्टेरॉइड्स को, तो फिर हम ग्रेजुअली हाई डोज से करके लोअर डोज पे लाके रखेंगे। नहीं मेरे ख्याल से आपके पास जितने क्वेश्चन है सब मेरे ख्याल से हो गए दिखने लगता है। सभी कंप्लीट हो गए मेरे लगभग। ख्याल से ज्यादा ही हो गए मुझे लगता है। ये हम लोग तो डॉक्टर साहब का घेरा है, ताकि जब जो बच्चे में वो फर्स्ट एड का जब बताएंगे ना क्लासों की, आज के बच्चे में जो उन्होंने कहा कि हम बाद में बताएंगे, उस दिन हम लोग घेरेंगे डॉक्टर साहब को। तो बिल्कुल रेडी क्योंकि है। के नहीं साथ कन्वर्सेशन बड़ा मजा आता है, हर सवाल का जवाब कुछ ना कुछ डायरेक्ट है तो है, नहीं है तो नहीं है, सीधी सी बात। कोई वो लाग लपेट नहीं, इसको इस तरह भी करके देख लीजिए, उस तरह भी कर लीजिए। चौधरी साहब आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, यू आर बैक टू नॉर्मल। ईश्वर आपको स्वास्थ्य दे, लंबी उम्र दे, और आप हम लोग इस तरीके आशीर्वाद देते रहे। वेरी नाइस टू सी यू बैक। धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम। तो अरविंद शर्मा जी, वी कैन कंक्लूड नाउ। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब जो है ना जाते जाते कुछ टिप देना चाहेंगे, जैसे कि जी 10 6 इन्होंने एस बताए थे, मतलब जो कि अगर इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो वो अगर हमारे पास एक बार और रिपीट कर देंगे तो उससे मतलब ये रहेगा ना। और या और भी कोई ऐसे टिप देना चाहेंगे जो कि हमारी अपनी मेमोरी में चीजें रहें, क्योंकि आपका जो भी हमें बताएंगे वो एक प्रकार से जजमेंट होता है, जैसे रूलिंग होगी हाई सुप्रीम कोर्ट की, मतलब उसके हिसाब से हम मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली हम चीजों से बचे रहेंगे। मतलब तो कई बार हम लोग को जानकारी नहीं होती है और हम उस अनजानेपन में गलती कर जाते हैं, मतलब जबकि हमारी। एक चीज पूछना था, क्या बीपी की दवाई हमेशा लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी या आपने देर से कम? ज्वाइन किया, हाँ ठीक। बता दीजिए जैसे बता। देखिए क्या होता है, मैंने बताया था पहले भी कि ब्लड प्रेशर की दवाई इस चीज पे निर्भर करती है कि वो ब्लड प्रेशर की दवाई आपकी शुरू क्यों क्यों गई है। अगर आपकी उम्र की वजह से वो ब्लड प्रेशर आया है, उस चीज के लिए शुरू की गई है, तो नेचुरली वो आपको थ्रू आउट लाइफ ही लेनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई ऐसा कारण है जो खत्म हो सकता है कारण कुछ दिन में, तो आपकी दवाई भी खत्म हो जाएगी। धन्यवाद धन्यवाद। अब डॉक्टर साहब बताएंगे जो हमारे फार्मूला है जो आराम आराम से क्या चीज हम बेसिकली जैसे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के लिए मैंने बोला था 6S। 6S मतलब एस से स्टार्ट होने वाले शब्द हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट की बात अगर हम करते हैं, तो जो डे टू डे में हमें सबसे पहले शुगर की मात्रा, हम लोग तो शुगर हम जितना अवॉइड कर लें तो हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में डायबिटीज से काफी हद तक बचेंगे, मोटापे से हम बच जाएंगे। और मोटापा और डायबिटीज दोनों से बचेंगे तो हम हाइपरटेंशन से भी बच जाएंगे। साल्ट तो सीधा सीधा इंपैक्ट डालता है ब्लड प्रेशर पर, आज खाया और आज ही अभी ब्लड प्रेशर बढ़ गया। लेकिन डायबिटीज जो है वो इनडायरेक्ट इफेक्ट डालता है। डायबिटीज के साथ देखा गया है कि 50% से ज्यादा लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी तो होगी ही होगी अगर डायबिटीज भी है तो इसलिए हमें अपने साल्ट की मात्रा को नियमित करना है। और जब हम नियमित करने की बात कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें एडिड साल्ट नहीं लेना है। जैसे दही में साल्ट ना डालें, सलाद के ऊपर साल्ट ना लें। अब नॉर्मली जो खाना है, खाने में आपको सब्जी में दाल में डल रहा है तो उसमें ठीक है, आटे में साल्ट ना डालें कि आटा बन गूंथते समय आटा कुछ लोग डाल लेते हैं उसमें साल्ट, तो वो अवॉइड करें। तो एडिड साल्ट अवॉइड करें, सिर्फ इसमें लें जो सब्जी में और दाल में आपको आवश्यक है। इसके अलावा एडिड साल्ट जितना अवॉइड करेंगे, जो बना है वो कम से काम चला लें और ऊपर से डालने की आदत ना डालें। तो कुछ समय बाद आपको कम खाने की आदत पड़ जाती है, तो वो एक बहुत बड़ा तरीका होता है जिसमें आपकी हो सकता है कि ब्लड प्रेशर की दवाई बंद हो जाए अगर आप उस चीज को फॉलो करना शुरू करते हैं। दूसरा, आपको सेडेंट्री लाइफस्टाइल को खत्म करना है कि डेली एक्सरसाइज करें। ये भी चीज आपको हेल्प कर सकती है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में, वजन को नियंत्रित करने में। ठीक है, तो ये एक तरीका है। वही आपने सेडेंट्री, पहले आप सेडेंट्री थे, मतलब नहीं करते थे एक्सरसाइज, आपने एक्सरसाइज करी तो ये भी आपका ब्लड प्रेशर की दवाई बंद करने में मदद करेगा। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो वो आप छोड़ देंगे तो वो भी हेल्प करेगा ब्लड प्रेशर की दवाई बंद होने में। स्लीप अगर आपकी ठीक नहीं है, आप 6 से 8 घंटे की रोजाना स्लीप रात में नहीं ले पा रहे और आपकी साउंड स्लीप नहीं है, आपका मोटापा ज्यादा है, आप स्नोरिंग या खर्राटे लेते रहते हैं रात में, तो उस ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उनको कई बार वो सांस की मशीन लगा करके, CPAP होता है उसको लगा करके रखना पड़ता है ताकि उनकी स्लीप सही हो जाए। तो उन लोगों का स्लीप ठीक ठीक करने से वही हमें जो है ब्लड प्रेशर की दवाई की जरूरत खत्म हो जाती है। स्ट्रेस लेवल, तो स्ट्रेस लेवल अगर आप किसी भी तरीके का है तो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, चाहे हम स्पिरिचुअली करें, मेडिटेशन करें, या उस स्ट्रेस को किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं, ये चीज हमें लोगों से इंटरेक्ट करके, फैमिली में इंटरेक्शंस रखें। तो ये चीजें अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे
तो 6S हमारे हैं: शुगर, साल्ट, स्लीप, स्ट्रेस, स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो 6S हैं। अगर 6S का ध्यान रखा तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से तो हम निश्चित रूप से बच पाएंगे। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मीठा खाने या मीठा बोल सकते हैं ना डॉक्टर मीठा तो आप बोल ही रहे हैं, धन्यवाद। नमक ना खाना ना नमकीन बोलना। डॉक्टर साहब ने एक लास्ट मतलब जस्ट जैसे फॉर लास्ट 8 years 8 days रादर, मतलब लास्ट संडे टू आज संडे मैंने नो सॉल्ट चल रहा हूँ, 0 सॉल्ट पे। इज इट ओके? हाँ, तो हर चीज में सॉल्ट होता है। जो भी आप खाना हाँ, कुछ भी आप ले रहे हैं कि वो जमीन से उगा हुआ है, सॉल्ट तो है ना हर चीज में। क्योंकि वो 0 सॉल्ट इसलिए कि फास्ट फास्ट चल रहे हैं तो फ्रूट्स वगैरह खाली ले लेते हैं, तो आई एम ओके आपके साथ इतनी देर से बोल रहा हूँ। 8 दिन से नो सॉल्ट नो समथिंग लाइक तो दैट, मैं ना तो अभी सीधा मैं ना आपको कुछ। एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी वाइफ जो है ना, और वो एक दिन मेरे से बड़ी तेज तेज वॉक कर रही थी। मैंने कहा यार आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, तुम क्या हो गया तुम्हें? वो फास्ट उसके तो मैं तो 2 ही बार रखे हैं पूरे उसमें। उसमें सारे रखे। मैं कहा यार इतनी एनर्जी तो एक कभी नहीं आई तुम्हारे में कि मेरे से आगे चल रही हो, मैं तो नॉर्मल चल रहा हूँ। तो मुझे घर लगा में कि कई शायद बार कहीं ना कहीं आप जो व्रत रखते हो तो इट गिव्स यू सम स्ट्रेंथ। प्रेशर पड़ता नहीं, सॉल्ट जरूर ले लिया करो अदरवाइज कमी हो जाए मैं मेरे को कुछ फील नहीं होता। मैं तो नहीं नहीं, खेलने बिल्कुल भी चला जाता हूँ, वॉक भी ऐसा करता हूँ, कुछ मुझे नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा गर्मियों में होता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सर्दियों में शायद उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर यही गर्मी में हो रहे होते हैं तो शायद स्वेटिंग में वाटर लॉस बहुत हो जाता है, साल्ट लॉस बहुत हो जाता है, तो उस समय शायद थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है किसी कुछ मैं लोगों को। पपाया खा लेते हैं। पपाया मुझे लगता है थोड़ा सॉल्टी होता है। सभी सभी फलों में होता है अपना, ऊपर से डालने की जरूरत नहीं होती। आप कुछ ना कुछ ले रहे हैं ना, तो वो होगा ही होगा। तो वो आपकी बॉडी कंपनसेट कर सकती है, ऐसा एडिड साल्ट की वेरी जरूरत। नाइस। हम मालूम काइंड पड़ ऑफ गया ना सब, कॉन्फ्लिक्ट भी आपकी ऑब्जर्व हो आपकी चमक का राज ये है भाई साहब हमको। आज कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ ना। अच्छी तो अभी परसों से स्टार्ट हो जाएगा, फिर कल मंडे का फास्ट है तो फिर वो परसों से शुरू हो जाएगा। भाई साहब हमारी जूम के अंदर ये बोलते हैं ना एकदम 600 700 एकदम चला जाता है इनकी वीडियो। मतलब इतना बढ़िया बोलते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे लग रहा है। पिछली बार भी हम लोग मिले थे। हाँ आज जी कुछ इस बार कुछ नए लोग मिले हैं। ये, हाँ लेकिन सब वैसे हमारे नए लोग आए हुए हैं काफी। पूना से विनोद पराठी साहब ने भी भेजा आपको। जज साहब अपना वहाँ से आए हुए थे इलाहाबाद से। आप सीनियर एडवोकेट हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, पीएन चौधरी साहब डायरेक्टर एनटीपीसी रह चुके हैं, प्रमोद जी पंजाब से हैं। सभी लोग ये नए लोग जितने हैं पुराने। हमारे लिए डॉक्टर साहब एक चीज हमने सोची भी है कि एक सुखदेव जी और एक राजा परीक्षित। राजा परीक्षित तो नहीं, मैं दरी बिछाने वाला हूँ। बस 2 लोग अगर हैं तो हम अपना जूम स्टार्ट कर देते हैं अपना। हमें बेसिकली टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि जो लोग आ रहे हैं ना, उनका टाइम से शुरू हो जाना चाहिए। ये वेट करना ही नहीं चाहिए। नहीं हमारे ऐसा 5 टाइम मिनट से नहीं, रहते हैं, हमारा टाइम से होता 5 है। 6 बजे मिनट शुरू। 7 मिनट नहीं बिल्कुल हमारा करना हमारा चाहिए। टाइमिंग है सर। हम लोग बिल्कुल वेट नहीं, हम लोग उसकी किसी चीज का वेट नहीं करते। बस इतना दरवाजा जरूर नॉक करते हैं, कोई खोल दिया तो आ जाता है, नहीं खोला कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल हमेशा टाइम को तो हमेशा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, मुझे लगता कल हमारा बल्कि इनकम टैक्स पे एनआरआई पे है, जो आदरणीय वन साहब लेंगे। तो हम लोग डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट विषय, डिफरेंट चीजें लेते हैं। है। नहीं नहीं, अच्छा है, इस तरीके से आप जुड़े रहते हैं, कुछ कुछ सीखते हैं। खैर, हम्म। चलिए साहब, तो साहब धन्यवाद, फिर 2 शब्द दीजिएगा। चलिए बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर धन्यवाद। साहब, आज आपका सेशन इतना लाइवली रहा कि बीपी एक बहुत कॉमन डिजीज है। इसको देखो कहता बीपी बढ़ा हुआ, मतलब बीपी बढ़ा हुआ, टेंशन बहुत है, बीपी बढ़ा हुआ। एवरीबडी कहीं ना कुछ बीपी के इश्यूज रहते हैं। तो उस इश्यूज पे आपने इतने हम लोग की जो किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन थे या किसी भी तरह की कोई कंफ्लिक्टिंग थॉट्स से बीपी के बारे में कैसे ठीक हो सकता है, कैसे नहीं कर सकते, आपने बहुत ओपनली, बहुत खुले मन से और बहुत सीधे सपाट, जैसे आपका एक पर्सनैलिटी के साथ है, सिंपलिसिटी है आपके साथ, और उसी हिसाब से आपने हम लोग को हमारी हर सवाल का बहुत शांति के साथ, बहुत सहजता के साथ और बहुत नम्रता के साथ जवाब दिया, जो आपके व्यक्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। और जिन लोगों के आज कुछ सवाल रह गए हो वो डॉक्टर साहब के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और डॉक्टर साहब का यूट्यूब चैनल है, उस पर देख लेंगे। मुझे लगता है सभी सवालों के जवाब उस पर भी उपलब्ध हैं। निष्काम के नाम से अगर आप करेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे तो डॉक्टर साहब के सारे आ जाते हैं, उस पर वीडियोज आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब आज आपने यू हैव गिवन मोर देन एन आवर। हम लोग का तो 6 बजे से 6:50 तक का सेशन था कि जब इस तरह की स्पेशल कुछ लोग आते जैसे आप जैसे लोग, तो हम लोग फिर टाइम की शुरुआत को देखते हैं, अंत को नहीं देखते। तो आज भी 1 बजकर लगभग 25 मिनट हो रहा है, 1 घंटा 25 मिनट।
तो आज का सेशन लाइवली सेशन है और आपने जिसमें कंट्रीब्यूट किया अपने सजेशन से, अपने प्रोफेशनल पर्सनालिटी से, वी आर रियली थैंकफुल टू यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अंकित साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर प्रहलाद चावला साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के सभी लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार छोटा सा, थोड़ा मिला जुला है। कोई भी मनुष्य इस संसार में दोस्त या दुश्मन बनकर पैदा नहीं होता। कोई भी मनुष्य इस संसार में हमारा दोस्त या दुश्मन बनकर पैदा नहीं होता। अब हम दोस्त और दुश्मन में कोई बीमारी लगा लेते हैं साथ में, मतलब कोई किसी को बीपी है, किसी को शुगर है। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मनुष्य संसार में बीपी या शुगर लेकर पैदा नहीं होता। उन्हें हमारा व्यवहार, मनोभाव और स्वभाव हमारे लिए वो क्या है बनाता है। उन्हें हमारे लिए व्यवहार, मनोभाव और स्वभाव, यानी कि जो मेडिसिन है डॉक्टर साहब, वो आपका एक 1/3 काम करेगी, 1/3 हमारा लाइफस्टाइल काम करेगा, 1/3 हमारा खाना पीना काम करेगा। सारा काम मेडिसिन ही नहीं करेगी, 2/3 काम हमें करना पड़ेगा। चलिए साहब, आइए ओमर। शांति शांति शांति। सबको प्रणाम। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। सा